ये केस हमें सीख देते हुए एहसास कराता है कि जीवन की लड़ाई में हार के कदम किसी ऐसी राह पर ना पड़ जाएं कि जिसकी दूसरी तरफ कोई अनहोनी हमारा इंतजार कर रही है। फिर रुक साले। हटो। नहीं ठीक है ठीक। क्या हुआ? किसके साथ मारपीट हुई तुम्हारी? कौन लोग थे वो? पता नहीं साहब, मैं तो अपनी गाड़ी में बैठने आ रहा था, तब तक कहां से आ गए और मुझे मारने लगे। किसी का चेहरा याद है? नहीं साहब, कुछ मौका ही नहीं दिया उन लोगों ने, मारना चालू कर दिया आते ही। मुझे कुछ पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। नीचे करो। ये कार्ड आपका है? जी मेरा है। तोड़ दो, सब तोड़ दो, पूरे घर में कचरा फैला दो। ताई, दे मुझे मैं करती हूँ, नहीं तो तू काम के लिए लेट हो जाएगी। छोड़। अच्छा चल ठीक है। जब तक तो रहती है इसका पूरे घर का तमाशा बना के रख दिया। एक काम ढंग से नहीं होता इन लोगों से। हाँ, एक काम ढंग से नहीं होता। आई पागल हो गई मैं, पागल बना दिया। आई पागल बना दिया। शांत हो। तू कहाँ जाने की जल्दी में? हाँ, पैरों में घुंघरू बांधने में देर हो रही है, कमर मटकाने से फुर्सत नहीं है। हाँ, न खुद का ध्यान है न घर का ध्यान है। आई, कमर मटकाने के लिए नहीं, स्टार बनने के लिए देर हो जाएगी। अच्छा सुन, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और तेरे लिए खाना भी बना कर रखा है, ठीक है? तू प्रीतिला सांग तीतुला दे, ठीक है? हाँ, और खाने से पहले ये दवाई ले लेना, मैं यहाँ रख रही हूँ, याद से ले लेना, ठीक है ना? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं तुझसे शाम में मिलती हूँ। जब देखो हवा की तरह आती जाती रहती, न किसी चीज का ध्यान है न खुद का ध्यान है। अरे इतनी चिंता मत कर, मैं तुझसे शाम में मिलती हूँ, ठीक है? तू अपना ख्याल रख। हाँ हाँ, निकल गई हूँ मैं। ऑटो। नीचे उतर, इधर आओ। तुम लोग को मना किया था ना इधर आने के लिए, तुम लोग अपने मोहल्ले में क्यों नहीं खेलते हो? चलो भागो यहाँ से। सर, लड़की की उम्र लगभग 20-21 साल की है।
इस बिल्डिंग में नहीं रहती है। साहब मैं 1 मिनट के लिए पेशाब करने के लिए गया था, तभी ये अंदर गई होगी, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया। तो उस लड़की ने छलांग लगाया, कहाँ था तू? यहीं था साहब, वो बाजू के बस्ती के बच्चे यहाँ पे शरारत करने के लिए आते हैं, इसलिए मैं उनको भगाने गया था। सावन, दोनों मेन गेट और लिफ्ट का सीसीटीवी फुटेज ले लो। सॉरी सर, मेन गेट का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। क्यों? सर 3 बार ठीक करवा चुके हैं, आधा घंटा चलता है बंद पड़ जाता है। फिर मैंने सोचा छोड़ दो इसे, और वॉचमैन तो है ही। तुम लोग की यही सोच, छोड़ दो इसे, हमें क्या फर्क पड़ता है, अपराध को बढ़ावा देती है। अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे तुम लोग? आज के आज इसे ठीक करवा लो। हाँ ये लड़की इस बिल्डिंग की रहने वाली नहीं थी, इसके बावजूद टेरेस तक पहुंच गई। यही सेफ्टी है तुम लोगों की। और टेरेस का दरवाजा क्या हमेशा खुला रहता है? हाँ सर। सर यहाँ पर इतनी सारी बिल्डिंग्स होने के बावजूद भी इसने यही बिल्डिंग क्यों चुनी? सावंत, अगर इस लड़की ने ये बिल्डिंग सुसाइड करने के लिए ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट किया, कुछ तो मिलना चाहिए उसका। पर्स, मोबाइल, हमें कुछ भी नहीं मिला। सर ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की यहीं कहीं एरिया में रहती हो और जानबूझकर वो मोबाइल और पर्स साथ में नहीं लाई ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। सर नीचे एक रिक्शा वाला है, कुछ बताना चाहता है। हाँ सर यही थी, इसको मैंने इधर छोड़ा था। कितने देर पहले छोड़ा उसको? यही कहीं 20 मिनट हो गया सर छोड़ के उसको। कहाँ से बैठी थी? जोगेश्वरी स्टेशन से सर। कहाँ के लिए? इधर कहीं आशीर्वाद बिल्डिंग करके बोली थी वो। उसके पास में सामान वामान था? मोबाइल, पर्स? सामान हाँ साहब, उसके पास मोबाइल भी था और पर्स भी था। सर इसका मतलब वो इसी बिल्डिंग में आना चाहती थी, ऐसे ही रैंडमली छुपकर नहीं घुसी थी वो यहाँ पर। सावंत, पूरे चांसेस है कि इसने सुसाइड नहीं किया। वो यहाँ किसी से मिलने के लिए आई, तो वही उसे टेरेस पर लेकर गया था। उसे पता था कि टेरेस का दरवाजा खुला है। धक्का देने के बाद उसका पर्स और मोबाइल लेके भाग गया होगा ताकि उसकी पहचान ना हो सके। वो इसी बिल्डिंग में है। एक काम करो, हर फ्लैट में जाओ, सबसे पूछो किससे मिलने के लिए आई। सर जवळपास आम्ही सगळ्यांची चौकशी केली, सबका यही कहना है कि वो ऐसे किसी लड़के को नहीं जानते, ना ही ऐसी कोई लड़की उन्हें मिलने के लिए आई थी। ये भी हो सकता है कि वो लड़की यहाँ कंपाउंड में किसी से मिली हो और फिर वो उसको लेकर टेरेस पे गया। सर अगर कंपाउंड में वो लड़की किसी से मिली है तो टेरेस पे जाने के लिए जरूर लिफ्ट का इस्तेमाल किया होगा। हमें लिफ्ट के सीसीटीवी फुटेज में वो इंसान दिख सकता है। करेक्ट। सर मैं 4 बिल्डिंग आगे 20वें माले पे रहता हूँ। कुछ देर पहले मैं अपनी गैलरी में खड़ा था तो मैंने देखा कि किसी ने एक लड़की को धक्का मार के छत से नीचे गिराया सर। अब धक्का मारने वाला लड़का था या लड़की इतनी दूर से समझ नहीं पाया सर मैं। ये तो कंफर्म हो गया, सुसाइड ही मर्डर है। पापा सुबह से 50 बार फोन कर चुकी हूँ ताई को, फोन ही नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। काहे को परेशान हो रही है? कहीं काम में फंसी होगी, आ जाएगी। आई उठ, चल 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 आई। सर लिफ्ट के सामने वाले कैमरे में सिर्फ दीवार दिखाई दे रही है, लिफ्ट या स्टेयरकेस का एरिया दिखाई नहीं दे रहा, जिससे ये नहीं पता चल रहा है कि कौन आया और कौन गया। पता नहीं ऐसे अजीब डायरेक्शन में कैमरा क्यों लगाया है। अमन, ये काम उस कातिल का भी हो सकता है, जिसे पता था कि वो पकड़ा जाएगा इसलिए उसने कैमरा घुमा दिया होगा। सर भांडुप पुलिस स्टेशन में आज सुबह एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई है। सर गायब हुए लड़की के हाथ पर भी सेम वैसे टैटू है जो लाश के हाथ पे था। कंप्लेंट करने वाले को बॉडी की पहचान के लिए बुलाओ। ओके सर। साहब पूनम की रात को पैदा हुई थी मेरी बेटी। बोले तो पूनम के चांद की जैसी गोरी खूबसूरत, तभी तो हम नाम भी पूनम भी रखे थे।
उजाला थी मेरे घर का साहब। अब देखो अंधेरा करके चली गई साहब। क्या करती थी आपकी बेटी? पढ़ रही थी? हाँ सर, सेकंड ईयर में थी। घर की जिम्मेदारी की वजह से आर्ट्स ली थी। बाद में काम पे भी जाना होता था और घर का खर्चा बिर्चा सब वही चलाती थी। क्यों, तुम कुछ काम नहीं करते? सब 2 साल से बहुत कोशिश किया लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। 2 साल पहले एक मिल में काम करता था, वो मिल बंद पड़ी, तब से बेकार हूं साहब। इसलिए सारा बोझ अकेली पूनम ही उठाती थी। क्या काम करती थी आपकी बेटी? साहब मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब, कि कुछ कंप्यूटर में कुछ लिखने का काम करती थी और 20,000 रुपये पगार था उसका। तुम्हारी बड़ी बहन थी ना, तुम्हें तो बताती होगी सब। उसकी किसी से खास दोस्ती थी? मालूम नहीं। किसी से दुश्मनी? पता नहीं। ये दरवाजा क्यों बंद रहता है? साहब ये मेरी बाइक को है, पूनम की आई। दिमाग से थोड़ा हिली है, बहुत साल से ऐसी है। कंट्रोल से बाहर जाती है तो हम लोग इसको यहाँ बंद करके रखते हैं। ऐसा कोई है जो आपकी बेटी को मारना चाहेगा? उसका कोई बॉयफ्रेंड या? ये सब फालतू काम के लिए उसके पास टाइम किधर को था। घर की जिम्मेदारी, पढ़ाई, फिर नौकरी, इन सब से तो फुर्सत नहीं मिलती थी उसको। आशीर्वाद बिल्डिंग में किससे मिलने गई होगी? नहीं मालूम साहब, वो जास्ती बताती नहीं थी और हम लोग भी ज्यादा उसको टोकते नहीं थे साहब। तुम्हें तो पता होगा। मालूम नहीं। क्या मालूम नहीं? मालूम नहीं ताई थी तेरी। बहनें तो एक दूसरे का दुख सुख जानती हैं, जब भी मुंह खोलती है मालूम नहीं मालूम नहीं। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं उस पे? सिर्फ आप नहीं, उसने भी अपनी बहन खोई है। या तो ये कुछ नहीं जानते या बहुत कुछ जानते हैं जो नहीं बता रहे। तुम्हें किसी भी एंगल से पूनम के बाप को देखकर ये लगा इसे कोई काम नहीं मिल सकता। हट्टा कट्टा आदमी अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा है। कुछ तो गड़बड़ है साथ में। पता नहीं पूनम ने अपनी सारी जिम्मेदारियां खुद उठाई थी या कोई मजबूरी। मैं तो शाम में मिलती हूँ, ठीक है? तू अपना ख्याल रख। सर, पूनम के मोबाइल का लास्ट लोकेशन जोगेश्वरी आ रहा है, जहां उसका फोन ऑफ हुआ था। कातिल ने उसका मर्डर करने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ किया और कहीं फेंक दिया। सर, संतोष बोराटे नाम के आदमी ने पूनम को कई बार फोन किया था। हालांकि जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन भी सुबह 9 बजे के करीब उसका ही सबसे आखिरी कॉल था पूनम के मोबाइल पर। ये उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। संतोष बोराटे तुम ही हो साहब? पूनम मटकर को जानते हो? हाँ साहब, मंगेतर है मेरी। क्या हुआ साहब? कल सुबह 9 बजे फोन किया था तुमने उसे? कल सुबह क्या साहब, हम तो दिन में 10-12 बार बात करते हैं। हुआ क्या साहब? उसकी मौत हो गई। तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था क्या उससे? कहे को साहब, अब तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मस्त चल रहा था। अभी कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली थी। तुम कह रहे हो कि तुम उसके मंगेतर हो, लेकिन कल जब हम उसके घर पे गए थे तो तुम वहां नहीं थे। क्यों? कैसे होता साहब, उसके परिवार वाले मेरे को बताया नहीं कि पूनम। और उसके पापा ने तो तुम्हारा कोई जिक्र नहीं किया था। ये लव मैरिज था क्या? नहीं साहब, अरेंज मैरिज था। कुछ टाइम पहले तो हमारा रिश्ता ही हुआ था। पूनम इसको थोड़ा आगे बढ़ा रही थी, उसको अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और उसके परिवार वालों से मेरी ना ज़्यादा बात होती थी ना ज़्यादा मिलना जुलना। कल सुबह कहाँ थे? साहब, बलाड में मेरा कजिन रहता है, उसके पास था। ये मोहन पूनम की शादी के लिए तैयार कैसे हो गया? इकलौती घर में कमाने वाली थी, शादी कर देता तो भूखों मर। सबसे पहले संतोष के बयान की सच्चाई की जांच करो तुम। ओके सर। हमारे साथ होंगे
हाँ साहब, मैं ही हूँ। संतोष बरोड़े को जानते हो? हाँ जानता हूँ साहब। कल सुबह तुम्हारे घर पर आया था वो? हाँ साहब, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच थी, वो देखने के लिए आया था। पूरी मैच देखी? हाँ साहब। कोहली ने सेंचुरी बनाई? कोहली ने किधर साहब, सेंचुरी तो अजिंक्य ने बनाई थी। ये पूनम मटकर को जानते हो? हाँ साहब, संतोष के मंगेतर है। योगेश्वरी में आशीर्वाद बिल्डिंग में कौन रहता है तुम्हारा? आशीर्वाद बिल्डिंग? ये तो मैंने पहली बार नाम सुना है साहब। साहब क्या हुआ वो तो बताओ। साहब, संतोष पूनम का मंगेतर था? हाँ साहब। तो ये बात कल हमने जब पूछी तब क्यों नहीं बताई? साहब, आप बॉयफ्रेंड के बारे में पूछे थे, मंगेतर के बारे में किधर पूछे? आप पूछे होते तो मैं बता देता। बाप बेटी का कत्ल नहीं कर सकता क्योंकि वो मकसद नहीं है, बल्कि जिंदा रखने का मकसद है। वो अकेली घर में कमाने वाली थी, वो गई तो इनकी भूखमरी शुरू। सर, संतोष के पास झगड़ा करने का तो मकसद है, लेकिन मारने का नहीं। अगर है भी तो कत्ल के वक्त वो अमर के साथ मलाड में मैच देख रहा था, ये साबित हो चुका है। अगर ये दोनों नहीं है तो तीसरा कौन है? उसे पूनम को मारा। सर, ये पूनम मटकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पूनम 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। कहीं यही वजह तो नहीं इस मर्डर? नहीं साहब, मैं नहीं मानता आपकी इस रिपोर्ट को। मेरी बेटी ऐसी वैसी लड़की नहीं थी साहब। प्रेग्नेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बेटी ऐसी वैसी थी। मुद्दा ये है कि उसको इस हाल में छोड़कर गायब कौन हुआ। अब आप ये बताइए कि संतोष के अलावा उसके जिंदगी में और कोई था? साहब, मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो ये संतोष ही होगा साहब, जिसने ये किया है। साहब, हम एक दूसरे से प्यार करते थे। वो मेरे लिए टाइम पास नहीं थी, मेरे को उसके साथ शादी मनाने का था। हाँ साहब, हमारे बीच में फिजिकल रिलेशन था, लेकिन हम सेफ्टी से चलते थे। साहब, उसका प्रेग्नेंट होना पॉसिबल ही नहीं है। पिछले 6 महीने से तो वो इतना बिजी थी कि हमारा मिलना मुश्किल था। साहब, वो मेरे को कभी बताया नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। बताया था या नहीं हम पता करवा लेंगे, हमें बस तुम्हारा डीएनए सैंपल चाहिए। लो ना साहब, डरे वो जो झूठ बोले, मेरे को काय का डर। दादा उछल मत जा। तेरा डीएनए सैंपल अगर उस बच्चे के सैंपल से नहीं मिला ना तो तेरी पूरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी उसका मर्डर करने की। साहब, मैंने कुछ कह नहीं तो मैं डरूं काय को। आप चाहे तो मेरा मोबाइल का लोकेशन चेक कर लीजिए। तुझे बहुत जानकारी पुलिस क्या क्या चेक करती है? कहीं यही जानकारी तूने इस मर्डर के लिए इस्तेमाल तो नहीं की? बेटा, टेक्नोलॉजी अभी आई है। पुलिस के पास ऐसे 1000 रास्ते होते हैं अंधेरे में से कातिल का गिरबान पकड़ के बाहर निकालने के। समझा? सर, संतोष सच बोला है, उसका डीएनए मैच नहीं हुआ। और कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन टावर के हिसाब से उस दिन वो अमर के ही घर पर था, मलाड में। इसका मतलब है कि पूनम की जिंदगी में संतोष के अलावा भी कोई आदमी। अरे गुमनाम आदमी कौन था? सावंत, तुम पूनम के ऑफिस में जाके पूछताछ करो और मैं तब तक उसके घर का जायजा लेता हूँ। कहाँ है पूनम? कहाँ है? बोलो। कहाँ है मेरी बेटी? बोल। कहाँ गए तुम लोग उसको? तुम लोग उसको कहाँ गए? आई मत ना, आई। बोल कहाँ है? कहाँ है? आई वो ताई उस कमरे में। उस कमरे में? हाँ वहाँ है उस कमरे में। पूनम, 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 पूनम। दरवाजा खोलो, खोल दरवाजा। झूठ बोले मुझसे तो, झूठ बोले मेरे को। मुझे पूनम के पास जाने। कितने सपने देखी थी तुम? स्टार बनेगी, डांस शो में जाएगी, मुझे ऐसे छोड़ के क्यों चली गई? पर अच्छा ही हुआ तू चली गई। इस नरक से मुक्ति तो मिली तुझे। तू जिधर भी होगी ना, इधर से तो खुश होएगी तू। सर, इसी बिल्डिंग पे 4थे माले। सर, पूनम तो इधर ही काम करती थी, लेकिन वो किसी ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। लंच के बाद निकल जाती थी।
अच्छा, कभी पूनम को किसी लड़के के साथ आते जाते हुए देखा है? नहीं सर। साहब, उसे डांस का बहुत शौक था, बड़े बड़े सपने थे। उसे डांस रियलिटी शो में जाने का था, बड़ा स्टार बनने का था। कहीं भी फालतू टाइम पास नहीं करती थी, इधर से निकलकर सीधे डांस एकेडमी ही जाती थी। उसकी डांस एकेडमी कहाँ पर है? कुछ नाम याद है उसका? सर सही से तो नहीं पता, लेकिन जोगेश्वरी में तनु या मनु करके कोई डांस एकेडमी है। सर, ये डांस क्लास बिल्कुल आशीर्वाद सोसाइटी के सामने ही है। ओके सर। चलो गाड़ी में बैठो, बात करनी है, बैठो। चलो बैठो। चलो। हमारी बेटी तनुजा एक एक्ट्रेस थी और कमाल की डांसर भी। डांस उसका जुनून था, पर 7 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। बस उसकी याद में उसका नाम और शौक जिंदा रखने के लिए हम ये तनु डांस एकेडमी चलाते हैं। बाजू के रूम में ही उसकी क्लासेस चलती हैं। 3 तारीख को पूनम एब्सेंटी, वो क्लास नहीं आई थी और दिन मंगलवार था। मंगलवार को वो क्लास नहीं आती है। अगर मंगलवार के दिन उसकी क्लास नहीं थी तो वो यहाँ क्या कर रही थी? पता नहीं सर, हमने सुना था कि सामने की बिल्डिंग से किसी लड़की ने कूदकर सुसाइड कर लिया है। अब वो पूनम थी ये मालूम नहीं था। क्या हो पापा, ये पुलिस क्यों आई हुई है? साहब, ये हमारा बेटा नीरज है, तनुजा से छोटा है। चलो लो, पियो पियो। देखो, हम जानते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, कि तुम्हें पूनम के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके काम के बारे में, उसके डांस क्लास के बारे में। हम ये भी जानते हैं कि तुम अपने बाबा के डर से कुछ नहीं बोल रही। क्या तुम नहीं चाहती कि पूनम को इंसाफ मिले, उसके कातिल को सजा मिले? अरे वो अकेली नहीं थी, एक और जिंदगी पल रही थी उसके अंदर। एक नहीं 2 कत्ल हुए हैं। क्या तुम अब भी पूनम और उस नन्ही सी जान को इंसाफ नहीं दिलाना चाहती? सर, पक्का नहीं मालूम, पिताई का बॉस ही ना उस बच्चे का बाप होगा। भाई क्यों रो क्यों रही है? क्या हुआ? प्रीति, मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान करता है। वो यहाँ वहाँ हाथ मारता है और अब तो वो चाहते हैं कि वो उसके साथ, मैंने उसके साथ अगर सोने से मना किया तो मुझे जॉब से निकाल देगा। ताई तू काम पे जा रही है? ताई तूने तो कहा था कि तेरा वो बॉस जो है वो नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ताई बोलती थी, पर मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं हुआ था। ताई के सपने भी जैसे टूट से गए थे। ताई के बॉस ने उनसे जबरदस्ती की होगी और ताई ने भी मजबूरी में। वो ही उस बच्चे का बाप होगा सर। एक्सक्यूज मी, क्या आप भी यहाँ डांस सीखने आती है? नहीं जी, मैं यहाँ पे डांस सिखाती हूँ। आपसे एक बात पूछनी थी। क्या? क्या पूनम नाम की लड़की यहाँ पर डांस सीखने आती थी?
उसका कोई बॉयफ्रेंड मतलब किसी के साथ अफेयर था? बॉयफ्रेंड और अफेयर का तो मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन ओनर का जो बेटा था नीरज, उसके साथ उनकी काफी बातें होती थी और जब भी हम जाते थे उनके पास वो चुप हो जाते थे, साथ में ही आते जाते थे। ओके, थैंक यू, आप जा सकते हैं। साहब, आपको जिसने जो कुछ भी बताया सब झूठ बताया साहब। सर मैं क्यों किसी 2 टके के एम्प्लॉय के साथ अफेयर करूंगा? सर इज्जतदार शादीशुदा आदमी हूं मैं। वो मेरी डांस एकेडमी की स्टूडेंट से ज्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं थी। झूठ बोल रही है उसकी बहन। मेरे यहाँ इतने लोग काम करते हैं, आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं। सर नीट एंड क्लीन इमेज का आदमी हूं मैं। एक लड़का लड़की का भी दोस्त नहीं हो सकता क्या? साहब आपको गलत फहमी। ये फिल्मी डायलॉग बंद कर और सच बोल दे, वरना हम तुझे बताएंगे कि लड़का और लड़की क्या क्या हो सकते हैं। साहब मैं सच कह रहा हूँ, हाँ मैं उसे पसंद करता था, लेकिन उस तरीके से नहीं। वो बहुत मेहनती, फोकस थी, अपने परिवार को पाल रही। वो मुझसे अपने दुख दर्द शेयर जरूर करती थी, लेकिन किसी के आने पर वो चुप हो जाती, क्योंकि वो किसी को अपने दुखड़े सुनाना नहीं चाहती थी। दुख बांटने के लिए कहाँ जाता था उसके साथ? कहीं नहीं जाता था साहब। उसे पैसों की बहुत तंगी थी, 1-1 रुपया जोड़ती थी। बस उसे स्टेशन से डांस क्लास और डांस क्लास से स्टेशन छोड़ने जाता था, वो भी तब जब मुझे उस तरफ कोई काम होता था। स्पेशली मैं आज तक कभी उसके लिए नहीं गया। तो मिस्टर नीट एंड क्लीन इमेज, अगर आप बेकसूर हैं तो डीएनए सैंपल देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें तुम्हारा डीएनए सैंपल चाहिए, फिर पता चलेगा कि तूने उसके साथ कितने दुख बांटे हैं। ओके सर। ठीक है सर। पुलिस की एक और कोशिश नाकाम रही। हरीश और नीरज दोनों की ही डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। दोनों की तहकीकात से यह भी साफ हो गया कि कत्ल के समय हरीश अपने ऑफिस में था और नीरज डांस क्लास में। वही डांस क्लास जो कत्ल की जगह से कुछ ही कदम की दूरी पर थी। पूनम के रिश्ते नीरज, हरीश, संतोष इन सभी के साथ संदेह के साए में थे। एक उमस थी इन रिश्तों में और उसी उमस की घुटन को परखने के लिए पुलिस ने एक बार फिर पूनम के घर से शुरुआत की, इस उम्मीद में कि शायद कहीं कुछ हाथ लग जाए। आप जरा आइए। सर, एक तो हमने अपनी बेटी खोई है, वो जख्म हम भूले नहीं, और आप लोग अगर हम लोग को परेशान करते हैं, कुछ तो हमारा ख्याल करो। आपके लिए अपना दुख का प्रचार करना ज्यादा जरूरी है आपकी बेटी की कातिल को सजा दिलवाना? साहब मैं गरीब आदमी हूँ और पुलिस के सामने क्या बोल सकता हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैंने अपनी बेटी खोई और आपको अपना कातिल नहीं मिल रहा है, लेकिन परेशानी तो हमको हो रही है ना साहब। सर ये कार्ड मिला है। सर मैंने पहले भी ऐसे कार्ड देखा था। वो आशीर्वाद बिल्डिंग के पास एक आदमी के साथ मारपीट हुई थी। सर उसने अपने सवालों का ठीक तरह से जवाब नहीं दिया था और उसने ये भी कहा था कि मुझे पुलिस कंप्लेंट नहीं करवानी। मंसूर एक काम करो, उस आदमी का नाम और एड्रेस ढूंढो। ओके सर। सर कौन सी पूनम, किसका मर्डर, मैं सचमुच नहीं जानता हूँ। आप क्या कह रहे हो सर? जिस दिन पूनम का मर्डर हुआ उसके एक दिन पहले उसी आशीर्वाद सोसाइटी के सामने तुझे गुंडों ने धोया था, और तू कह रहा है कुछ भी संबंध नहीं है। तेरा मार खाने का शौक ना हम भी पूरा कर सकते हैं, और हम सिर्फ धोते नहीं है, सुखाते भी है, और सूखने के बाद आदमी किसी लायक नहीं रहता। सर मेरे यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं किसी भी पूनम को नहीं जानता हूँ। ये पूनम है, अब बोल, कभी नहीं देखा इसे? इधर देख, जब गुंडों ने तेरी धुलाई की थी ना, तो ऐसा ही कार्ड तेरे पास मिला और यही सेम कार्ड पूनम के पास भी मिला। अब बता, क्या संबंध है तेरे, पूनम और इस कार्ड के बीच में? बोल। देख, सर तहकीकात से पता चला है कि जिस बिल्डिंग से पूनम को टेरेस से फेंक दिया था, उस बिल्डिंग में श्याम चौधरी का भी एक फ्लैट है। क्या क्या चले उठ। वो क्या बहुत नाच लिया, चल अब टाइम आ गया। अभी कुछ नहीं किया है, चल। मैंने पूनम को नहीं मारा सर,
मैं उसे क्यों मारूंगी? उसके मरने से हमें तो नुकसान ही हुआ, पैसा जो आना बंद हो गया। गलत काम में हाथ डाला था, बस सिर्फ इतनी ही गलती थी। हमने कभी किसी से जबरदस्ती नहीं की। गलत काम नहीं करते तो क्या करते? सीधे रास्ते से इतना पैसा कहाँ कमाया जा सकता है? अब कम में गुजारा करना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। तनुजा ने फिल्मों में काम करके बहुत पैसा कमाया था। धीरे धीरे हमारा लाइफस्टाइल ही बदल गया, रहन सहन, खाना पहनना सब। दीदी की कमाई से हम शान शौकत की जिंदगी जी रहे थे, और जब हमें उस शान शौकत की लत लग गई तो एक दिन रोड एक्सीडेंट में दीदी की मौत हो गई। कमाई बंद हो चुकी थी, लेकिन खर्चे कम नहीं हुए थे। साल 2 साल में सारा पैसा खर्च हो गया। फिर हमें कमाई का एक नया रास्ता दिखा। तनुजा के नाम से हमने डांस एकेडमी खोली, पर उस उतनी सी कमाई से हम लोगों का लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने दूसरा रास्ता अपनाया। मुंबई में ऐसी लड़कियों की कमी नहीं है जो स्टार बनना चाहती हैं, जो रातों रात पैसा कमाना चाहती हैं। नाम शोहरत पैसा कमाने के लिए लड़कियां कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, और हम उन्हें ये लालच देकर किसी के साथ भी सोने के लिए तैयार कर लेते थे। शुरू में हम लोग उन्हें प्रोड्यूसर्स के पास भेजते थे, ये बोल करके उनका फ्यूचर सेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम उनका ब्रेन वॉश करते थे कि जो काम एक बार किया है वो दोबारा करने में प्रॉब्लम क्या है। 1-2 बार में लड़कियों की शर्म खत्म हो जाती थी, फिर ना उन्हें फर्क पड़ता था ना हमें। बस फिर नोट गिनते थे। मैं अंधेरी, जुहू और बांद्रा के पॉश इलाकों में आने जाने वाली गाड़ियों में लोगों को कार्ड बांटता। लड़की चाहिए तो कॉल कर। जब भी कोई हमें उस नंबर पर कॉल करता तो हमारा कॉल रिकॉर्ड किया हुआ नंबर डज नॉट एग्जिस्ट सुनाई देता। लोग उसे फेक नंबर समझकर फ़ोन काट देते, और वो हमने इसलिए लगाया था कि ताकि यदि कोई हमें पकड़ने की कोशिश करे तो उसे भी वो नंबर गलत समझ में आए। फिर उसके बाद हम लोग उसी नंबर पर पीसीओ से कॉल करते थे। जिसे भी लड़की चाहिए होती थी उसे मेरी बहन तनुजा की फ़ोटो भेजते थे। हीरोइन की फ़ोटो देखकर सबकी लाट टपकती थी। कोई देखने नहीं जाता था कि वो जिंदा है या मर गई। हम लोग आशीर्वाद के फ्लैट पर उन लोगों को बुलाते थे। बिल्डिंग के गेट पर मैं उन लोगों से पैसे ले लेता था, और हमारा सिक्योरिटी गार्ड उन्हें आगे का रास्ता दिखाता। तुम लोगों ने घटियापन की सारी हदें पार कर दी, अपनी मरी हुई बेटी तक को बेच दिया। कस्टमर जब पूछता था कि वो कहाँ है तो क्या बोलते थे? हम बोलते थे कि उसकी तबीयत खराब हो गई, अभी किसी और से काम चला ले, अगली बार तुम्हें वही मिलेगी। ज्यादातर लोग मान जाते थे, लेकिन ये निखिल अड़ गया। मुझे ये लड़की चाहिए, ये इसके लिए मैंने पैसे दिए, नहीं दे सकते हो तो पैसा वापस करो। उसने पुलिस के पास जाने की धमकी दी, इसलिए हमने उसे पिटवाया। पूनम को भी इसी तरह फंसाया था तुमने? वो भी स्टार बनना चाहती थी, लेकिन दूसरी लड़कियों की तरह पागल नहीं थी, और ना ही वो दूसरी लड़कियों की तरह हमारे पास आई थी, बल्कि वो तो एक क्लाइंट के थ्रू हमारे पास पहुंची थी। कौन क्लाइंट? क्या हुआ साहब? क्या अरे साहब क्या हुआ साहब? अरे मैंने क्या किया साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं काय को अपनी बेटी को मारेगा साहब? तेरे जैसे घटिया आदमी से तो बातचीत होनी नहीं चाहिए, सीधा फैसला होना चाहिए। किसी भी बच्चे के लिए तेरे जैसे बाप होने से तो अच्छा है कि वो अनाथ हो। अपनी बेटी का सौदा किया तूने, उसके बाद बाजार में बिठा दिया लोगों के नोचने के लिए, और अब अपनी छोटी बेटी को बेचना चाहता है। क्या करता साहब? घर में खाने को रोटी नहीं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। पूनम काम पे लग गई तो 2 महीना ठीक से गया था, और फिर पापा मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। काय को? पापा वो मेरा बॉस, वो मुझे साथ में सोने को बोला है, तो इसमें सोचना क्या है? हाँ बोल दे। पापा देख, तो जिधर भी जाएगी ना ऐसे ही लोग मिलेंगे, तो सती सावित्री बन के नहीं चलेगा। तू नौकरी छोड़ेगी तो क्या हम लोग नाके पे भीख मांगने जाएंगे? घर कैसे चलेगा? तू हाँ बोल दे। वो मेरी बात सुनी, नौकरी बच गई। कुछ दिन सब ठीक चला साहब, फिर एक दिन
अंधेरी में मैं खड़ा था तो मेरे को एक कार्ड मिला। लड़की चाहिए तो फोन कर। पैसा लाया क्या? साहब मेरे को लड़की नहीं चाहिए। तो फिर क्या करने आया यहाँ? मेरे पास लड़की है तुम्हारे काम की। प्रीति, तुझे पता है बाबा ने मेरे लिए डांस क्लास ढूंढी है। उसके बाद वो नीरज लोग उसको काम पे लगा दिया। इसे काम नहीं कुछ और कहते हैं। एक क्लाइंट आने वाला था और वो आया नहीं। मैं और वॉचमैन घंटों तक बिल्डिंग के गेट पर उसका वेट करते रहे और उधर पूनम भी फ्लैट पर उसका वेट कर रही। फिर हमने देखा कि पूनम टेरेस से नीचे गिर गई। मैं समझ गया था साहब के कुछ गड़बड़ है। मैं भागकर सीधा फ्लैट पे गया, देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। पूनम का पर्स और मोबाइल दोनों वहीं पड़े हुए थे। मैंने मोबाइल ऑफ किया और वहाँ से निकल गया। और फिर बिल्डिंग से दूर जाकर मैंने पूनम का पर्स और मोबाइल दोनों कचरे में फेंक दिए। इसका मतलब है कि क्लाइंट कोई पुराना आदमी था जिसे पता था कि उसे कहाँ जाना है। तुमसे नज़र चुरा कर सीधा ऊपर गया और पूनम को मारने के बाद वहाँ से निकल गया। वहाँ पर उसका नंबर तो होगा। सावंत, देखो कहाँ है, लेकर आओ उसे। सर, सर ये देखिए। संतोष, मैं अमर को नहीं मारना चाहता था साहब, लेकिन वो मेरा बात सुना ही नहीं। शहर छोड़कर जा रहा था साहब। अगर वो शहर छोड़ के जाता तो आपका डाउट मेरे ऊपर आता। अरे मेरे को जाने दे। रुक नहीं। तू नहीं जाएगा, तू समझ ना, तू इधर से नहीं जाएगा रे अमर। अमर तो गलती से मारा और पूनम वो भी गलती से मरी। उसको मैं ही मारा साहब। क्यों मारा? साहब अमर को कॉलगर्ल के पास जाने की लत थी। ऐसे ही वो एक दिन पूनम को मिला। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इससे पहले मैंने तुझे कहीं देखा है। देखा होगा। काम हो गया ना तेरा, अब जा जल्दी यहाँ से। वो अमर से कभी मिली नहीं साहब, इसलिए उसको पहचानी नहीं। लेकिन मैंने अमर को अपने फोन से उसका फोटो दिखाया। साहब मैं एकदम पागल जैसा हो गया था। मेरे को यकीन नहीं था कि वो मेरे को धोखा देगी साहब। फिर मैंने सोचा पूनम को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। मैंने अमर को बोला उसको बुक कर, मेरे को उसका वो रूप देखना अपनी आंखों से। साहब मैं 3 तारीख को आशीर्वाद बिल्डिंग के बाहर गया। चाची उधर से वॉचमैन अंदर गया, मैं सीधा बिल्डिंग के अंदर गया, अमर के बताए हुए फ्लैट की तरफ। पूरे रास्ते साहब मैं यही सोचता रहा कि उधर पूनम ना हो। जैसे मैं उधर पहुंचा और घंटी बजाई, दरवाजा खोला तो मुझे यकीन नहीं हुआ साहब जब मैंने पूनम को वहां देखा। साहब जब मैंने उसका वो रूप देखा, मैं उधर से सीधा छत पे गया, मेरे पीछे पीछे आई। उसके बाद साहब मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया वो क्या बोल रही थी। मेरे कानों में कुछ नहीं जा रहा था साहब। प्लीज संतोष, एक बार बात सुन लो प्लीज प्लीज। जो तुमने देखा वो मैंने मजबूरी में किया था, मैं नहीं करना चाहती थी। तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, है ना? पूनम ने जो किया मजबूरी में किया, अपने बाबा के दबाव में आकर किया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने आवाज नहीं उठाई। माँ, बाबू,
तुझे खीर बहुत पसंद है ना? एक बार चला गया तो तुझे खीर कौन खिलाएगा? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, कटे हो तुम दोनों। माँ, माँ, बापू, माँ। आज के दौर में जहां बड़े से बड़े रिश्ते फीके पड़ने लगे, जहां रिश्तों की कद्र और बड़ों की अहमियत कम हो रही है, वहीं राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बेटा अपने खोए हुए माता पिता को ढूंढ रहा था। कहां गए थे उसके माता पिता? क्या वजह थी जो वो इस कदर परेशान था? और उस दिन केशव ने पहाड़ी में ऐसा क्या देख लिया था जिसे देखकर वो सन्न रह गया? कौन से गांव से हैं आप लोग? सर हम भीनमाल से हैं। ये केशव है, इसके सारे परिवार वाले भीनमाल से ही हैं, पर अब इसके माँ बाप लापता हैं। लापता है? कब से लापता है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम साहब। मैं तो 6 साल से अठे था ही नहीं। बम्बई में रिक्शा चलाता हूँ और जब 6 साल बाद वापस लौटा तो रेती मंगवाई थी, उसका क्या हुआ? कल आ जाएगा मैम। पक्का? एकदम पक्का। ध्यान रखना। घड़ी खम्मा सरला दीदी। खम्मा घड़ी कैसे हो केशव? आ गए मुंबई से? अरे मुझे तो लगा था कि तुम शादी करके ही वापस आओगे। आप भी ना दीदी बिल्कुल भी नहीं बदली। कैसे हो केशव? मैं बिल्कुल ठीक हूँ विनोद भैया, आप कैसे हो? सब बढ़िया। कब आया मुंबई से? मैं बस अभी चला आ रहा हूँ। चल अच्छा हुआ। ठीक है तो सरला से बात कर, मैं थोड़ा काम देख के आता हूँ। जी बिल्कुल। और बता माधव और बाकी के घर वाले कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक है दीदी। 2 दिन पहले मिला था। मुझे तो एनजीओ के काम से आजकल शहर में ज्यादा रहना पड़ता है, इसलिए यहाँ की खबर नहीं रख पाती। अब गांव में पानी जो लाना है तो शहर के चक्कर तो काटने ही पड़ेंगे ना। अरे दीदी जितना आप इस गाँव के लिए करती हो उतना आजकल कोई किसी के लिए नहीं करता। अभी के लिए मैं जाऊँ, फिर आता हूँ कभी फुर्सत में आपसे मिलने। ठीक है अच्छा। अरे गुड्डू, गुड्डू, तू गुड्डू है ना? हाँ? अरे इतना बड़ा हो गया है। मैं गया तो जब तू 1 साल को तो। कौन हो? मैं कौन हूँ? अरे मैं तेरा काका। आप मेरे काका हो? हाँ। अम्मा, अम्मा देखो काका आए हैं। अम्मा देखो काका आए हैं। अरे केशव, अचानक अटे, ना कोई खबर ना कोई संदेश। अरे भाभी साहब मैंने सोचो कि जब अपने घर जा रहे हैं तो खोज खबर देने की क्या जरूरत है? अरे केशव अचानक आ गए हो और बताया भी नहीं हैं? घड़ी खम्मा भाई साहब। घड़ी खम्मा। खैर जाने दे। वैसे तू कौन सा पूछ के गया हो मुझसे? भाभी साहब माँ बाबूजी कहीं नजर नहीं आ रहे, कटे बाहर गए हैं कहीं? तने बताया नहीं केशव ने? अरे माँ बाबू सब तीरथ पे गए हुए। तीरथ पे? हाँ। कब चले गए तीरथ पे और यूं अचानक? अरे अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? मतलब क्या बोल के गए हैं? वापस आने को क्या विचार है? देख उन्हें आने में काफी वक्त लग जाएगा। ये बता तू यहाँ कब तक है? मैं तो बस इसी महीने के लिए हूँ। क्यों? अरे कुछ नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि उनको आने में काफी वक्त लग जाएगा। थारे जाने के 20-25 दिन बाद ही आवेंगे वो लोग। अरे भाई साहब पर आपने उन्हें ऐसे जाने ही क्यों दिया? इस उम्र में उनकी देखभाल कौन करेगा? मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं उन्हें तीरथ करा लाता। देख के सब फिजूल की बात ना कर मारे से। 5 महीने में एक बार फोन करता है, 6 साल में अब शकल दिखाई है तने। हर इसके उम्मीद रखूं है? और तुझे माँ बापू की इतनी चिंता होती ना तो तू यहाँ से कभी जाता ही नहीं। चल केशव फटाफट हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म बाजरा की रोटी और साग बनाऊंगी। चल भीतर आ फटाफट। चल। राम राम काका। अरे केशव
तू कहता है बम्बई से? आज ही आया हूँ काका। हाँ बैठ। कैसे हो? ठीक हूँ बिल्कुल। और घर में काकी और आपको बेटो मोनू वो दोनों कैसे हैं? बेबी ठीक है, मोनू तो सरपंच के कारखाना में काम करे। अच्छा हाँ। अच्छा काका एक बात बताओ, थे मैंने फोन पे बताया हो कहीं नहीं कि माँ और बापू दोनों तीर्थ यात्रा पे निकल गए हैं? वो अरे भाई मैं सोचो कि तू बम्बई में तो भी यहीं काम कर रहा है, दिन भर तो व्यस्त रहे हुए, भागा दौड़ी का मायने तू भी यहीं परेशान रहे हुए, तो बस ये वास्ते को नहीं बताया, कोई खास बात को नहीं। अच्छा कितने वक्त हो गए उनको निकले हुए? वो एक काम कर कैसे, तू घर आना, अब ग्राहकी का टाइम है। ठीक है काका। सदानंद के जमीन पर उनका दोनों बेटा कोई अधिकार है, औरतों को जायदाद में हिस्सा ना मिले, ठीक है? खम्मा खड़ी हुकुम, खम्मा खड़ी। जय केशव है, मुंबई से वापस आ गए हो, सोचा आपके पाँव छुआ दूं। चल घड़ी खम्मा हुकुम। क्या बे भगोड़े, मैंने तो लागो शहर से हीरो बन के वापस आएगा, थारे बदन पर तो रफू किया कपड़ा है। अब यही रहेगा, वापस जाएगा? वापस तो जाना है हुकुम, और वैसे भी मैं अठे अपने माँ बापू से मिलने आया था, और अब वो तो है ना। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? आ जा केशव, आ चल। लाओ काका मैं मदद कर दूं। नहीं बेटा अरे बराबर दे, मैं कर लूंगा। अरे ला काका मैं हाथ लगा दूं इधर। काका काका हाँ काका आप तो मुझे बचपन से जानो हो। हाँ बेटा। और आपने मुझे गोद में भी खिलाया है। एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? काहे पूछना चाहे? हमारे माँ बापू कटे गया काका, मुझे तो लग रही हो जैसे ये पूरा गाँव हमारे से झूठ बोल रही हो। आप ही बताओ कहाँ है मेरे माँ बापू? कुछ दिनों पहले गांव में महामारी फैल गई थी और जितने भी लोग महामारी के शिकार थे ना, उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया, गांव की भलाई के लिए। क्या? अरे ऐसे कैसे कोई मेरे माँ बापू को गांव से बाहर निकाल सकता है? इस उम्र में कहाँ जाएंगे वो? जहां तक मुझे पता है गांव के बाहर जो पहाड़ी है ना, वो उसके पास रुके थे। माँ, बापू। आपने जो देखा होगा उसे देखकर शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ गए होंगे और आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। आज हम आपको एक ऐसे दिल दहला देने वाले केस से रूबरू कराएंगे जहां राजस्थान के एक छोटे से गांव में कुछ लोगों को झोपड़े में बंद करके जिंदा जला दिया गया। आखिर कोई इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है? क्या ऐसा करने वालों के दिल में जरा सी भी दया नहीं बची थी? आखिर क्यों इन लोगों को जिंदा जला दिया गया? क्या गांव में फैली महामारी ही इस अपराध की वजह थी जो इस कदर बर्बरता से इन गांव वालों को मार दिया गया? क्या इस अपराध के पीछे कोई एक इंसान था या फिर पूरा का पूरा गांव ही इस घृणित अपराध में शामिल था? दीदी सारे गांव वालों ने हमारे साथ धोखा करा है। हमारे माँ बापू को इन लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया और अब गांव के बाहर वाली उस पहाड़ी में उन सारे लोगों की जली हुई लाशें मैंने देखी। अभी तो यही थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई? मैंने अपनी आंखों से देखा है विनोद भैया। केशव पक्का तूने ठीक से तो देखा? यही थी सब लाशें? मैंने अपनी आंखों से देखा है विनोद भैया। माँ बापू और भी बहुत सारे जले हुए लोग थे यहाँ। झोपड़ा जला तो है, जरूर कोई बात है। मुझे लगता है पुलिस में खबर करनी चाहिए। सर केशव का कहना है कि उसने वहाँ कई लाशें देखी, पर जब हम वहाँ गए तो वहाँ जले हुए झोपड़े के सिवा कुछ भी नहीं था। साहब
जीते जी मैंने मेरा माँ बापू से किसी ने मिलने नहीं दिया। और अब तुम जब उस जगह पे पहुंचे तो वहां लगभग कितनी लाशें थी? लगभग 10-11। सुंदर सर, फौरन इनके गांव चलते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सर लेकिन इनका गांव यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है। जगह चाहे कितनी भी दूर हो, कानून हर जगह होना चाहिए। यही जगह है सर, यहीं पे देखा था मैंने। सर, कुछ नहीं मिला है। सुंदर, हमें गांव के लोगों से पूछताछ करनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। इस गांव के 60-70 किलोमीटर के सराउंडिंग में कुछ भी नहीं। इसका मतलब बाकी के लोग भी इसी गांव के होंगे। बात अगर केशव के माँ बाप के मरने की होती तो मामला दुश्मनी का या पारिवारिक हो सकता था, लेकिन एक साथ इतने सारे लोगों के मरने की घटना ये किसी और ही तरफ इशारा करती है। जी साहब। आग? नाना साहब, मारो तो उस तरफ कभी जाना ना होवे, बल्कि किसी ना तो किसी के मुंह से सुनी हो। माँ बाप की खोज खबर लेने की भी कोशिश नहीं की? नहीं साहब, वो सरपंच जी ने फरमान जारी किया तो। कैसा फरमान? गांव के कुछ लोग अशुद्ध हो गए थे, सबको बीमारी हो गई थी, एक दूसरे को देख लेने से भी बीमारी फैल जाती थी, इसलिए गांव के सरपंच जी ने उन गांव वालों को गांव से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। और ये भी कहा साहब कि अगर उनसे कोई मिलेगा तो उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसलिए साहब हम कभी उधर जाते भी ना थे। ये बात है दरोगा साहब, अरे आप करो हमारे गांव की तरफ कैसे? अब कुछ ठीक तो है ना? हम अक्सर वहीं दिखाई देते हैं सरपंच साहब जहाँ कुछ ठीक नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो? आज तक तो आप लोग कभी इस गांव में आए नहीं थे और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। क्या? गांव के बाहर एक झोपड़े में केशव ने कुछ लोगों की जली हुई लाशें देखी थी। इससे पहले कि ये किसी को कुछ बताता, किसी ने उन लाशों को ठिकाने लगा दिया। और अभी अभी हमें ये पता लगा है कि कुछ दिनों पहले आपके हुक्म से कुछ लोगों को इस गांव से निकाल दिया गया था। हाँ, छुआछूत वाली बीमारी थी उनको, सारा गांव चपेट में आ रहा था उसके। देखिए, हम सरपंच है इस गांव के, गांव का भला और गांव वालों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, हमारी, इसीलिए हमने फरमान जारी किया था। हुक्म, वो पहाड़ी के पास तो अक्सर वो तांत्रिक ने देखे गए हो जो 2 साल पहले नरबली वाला मामला में जेल गए हो, और पहाड़ी के पास तो वो कोई घर है, कहीं ये सारे मामले में उसी का तो हाथ नहीं है? ये किस तांत्रिक की बात कर रहे हो तुम? सही बोल रहा है, पागल है वो आदमी। हमें तो लगता है कि ये सारा उसी का किया कराया है। जाइए उसे पकड़िए, इस गांव में आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके पीछे भागिए। तांत्रिक है, तंत्र मंत्र के लिए बलि तो चढ़े हैं। सुंदर, ये तांत्रिक जहां भी दिखाई दे इसे पकड़ के पुलिस स्टेशन लेकर आओ। बीमारी की वजह से बेचारे गांव वालों को गांव से बाहर कर दिया गया। गांव में कोई अस्पताल, कोई ऐसी सुविधा भी नहीं है जिससे इनका इलाज हो सके। आखिर इन लोगों को ऐसी कौन सी बीमारी थी जो एक दूसरे में फैल रही थी, और तांत्रिक ने इतनी सारी लाशों को कब गायब किया होगा? सर शायद ऐसा हुआ होगा, जब केशव पहली बार वहां पर गया होगा तो उसने उसे वहां देख लिया होगा, और केशव के जाने के बाद तांत्रिक ने सारी लाशों को ठिकाने लगा दिया होगा। एक काम करो, अपने 2 कांस्टेबल्स को इस गांव में छोड़ दो। ये तांत्रिक जरूर किसी और को अपना अगला शिकार बनाने की कोशिश करेगा, और इसकी नरबली वाली फाइल्स भी निकलवाओ। पता करते हैं कि इसने और क्या क्या कारनामे किए हैं। गांव वालों से पूछताछ करने पर ऐसा लग रहा था कि उन्हें एक जवाब रटा सा दिया गया, और यही बात
पुलिस के शक को और गहरा कर रही थी। आज भी हिंदुस्तान में ऐसे कई गांव हैं जहां कई किलोमीटर के रेडियस तक कोई कानून व्यवस्था नहीं है, और जहां कानून व्यवस्था नहीं होती वहां लोग अपना कानून बना लेते हैं। पुलिस के लिए फिलहाल इन 12 लाशों का राज सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे सुलझाने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें ये बात बिल्कुल रास नहीं आई थी कि केशव की वजह से गांव में पुलिस का आना हुआ। केशव की दिलेरी की वजह से ही पुलिस को इन लाशों के बारे में पता चल पाया था, लेकिन कहीं इसी दिलेरी की वजह से केशव किसी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाला था। देख केशव, हो सकता है वो लोग कोई और हो, माँ बापू सा कहीं और चले गए हो। काश ऐसा ही हुआ हो भैया। केशव, ले बेटा खीर खा। तुझे खीर बहुत पसंद है ना? एक बार चला गया तो तुझे खीर कौन खिलाएगा? अरे माँ, अब तू देखती जा, बहुत जल्दी तुझे और बापू को भी अपने साथ शहर ले जाऊंगा, फिर हम सब वहाँ इकट्ठे रहेंगे। इकट्ठे होते दोनों। सर, कल रात से पता नहीं केशव कहाँ चला गया और अभी तक घर भी नहीं लौटा है। क्या साहब, हम दोनों पूरी रात इंतजार करते रहे, लेकिन केशव का कोई अता पता नहीं चला साहब। अरे रुको, तुम इसी गांव के हो? जी हुजूर। माधव के भाई केशव को पहचानते हो, जो भी मुंबई से आया है? जी हुजूर, केशव को तो मैं पहचानता हूँ। वो कल रात यहीं घूम रहा था, पर बड़ा परेशान सा लग रहा था हुजूर। किस तरफ गया था वो? हुजूर, वो इसी तरफ गया था। ठीक है, तुम जाओ। आखिर इतनी रात को केशव यहाँ क्यों आया होगा, वो भी इस जले हुए झोपड़े के पास, और इसके बाद वो गया कहाँ होगा? सर, कहीं केशव भी तो उस तांत्रिक का शिकार तो नहीं बन गया?
बोल क्यों कर रहा है ये सब? क्यों नहीं सबकी जान? कहाँ है सबकी लाशें? बोल क्या हुआ साहब? क्या बात है? अच्छा तुझे पता ही नहीं क्या बात है? वो चाकू, उस पे लगा हुआ खून। बेटा तेरी सारी हिस्ट्री हमारे पास है। पिछले केसों से तू बच गया था मगर इस केस से नहीं बचेगा। बोल बोल क्यों मारा केशव को? साहब मैं क्यों किसी को मारूंगा? और आप किस केशव की बात कर रहे हो? तू इन सब मासूमों की बलि चढ़ा रहा था और केशव वो है जिसकी बलि तूने कल चढ़ाई। बात को घुमा मत, जल्दी बता, बता मामला क्या है? साहब वो लड़का जो कल मिला था। तो तूने मारा उन सबको? तू पागल है क्या? ये क्या बोल रहा तू? तूने उन मासूमों की बलि चढ़ा दी जो उस दिन उस झोपड़ी में थे। तू मुझे गलत समझ रहा है। मैं इंसानों की बलि नहीं चढ़ाता। अरे तो फिर ये क्या है? ये सब जानवर है। जानवर? हाँ, तुझे यकीन नहीं आता तो मैं एक बोरिया खोल के दिखाता हूँ तुझे। आ देख। साहब मैंने केशव को वो सभी जानवर दिखाए थे जिनकी बहन ने बलि चढ़ाई थी। फिर वो वहां से चले गए। तूने बोला और हमने मान लिया। अगर चला गया था तो घर क्यों नहीं पहुंचा? मुझे पता नहीं साहब। मैं आपको वो जगह बता सकता हूँ जहाँ मैंने जानवर काटे थे। थोड़ा वहां से बोलो। हाँ ये देखिए सर। सर यहाँ तो सारे जगहों से गड़े हुए जानवरों की लाशें मिली हैं। जानवर की लाश? वैसे उसके चाकू पे लगे खून की रिपोर्ट भी आ चुकी है। वो खून के निशान भी किसी जानवर के ही थे। सर अगर तांत्रिक ने कुछ नहीं किया तो फिर इसके पीछे कौन हो सकता है? और केशव कहाँ गया होगा? सुंदर इसी सवाल की गुत्थी तो सुलझ नहीं रही है। इस सुनसान इलाके में फैक्ट्री? चौधरी एक काम करो, इस फैक्ट्री पे ले लो। दरवाजा खोल। क्या भाई ये फैक्ट्री बनता क्या है? साहब उनसे पूछ लीजिए, वो सुपरवाइजर है। जी बोलिए। ये फैक्ट्री किसकी है? फैक्ट्री तो सरपंच जी की है। किस चीज की फैक्ट्री है और इतनी बदबू क्या आ रही है? आपको जो कुछ ही पूछना है आप सरपंच जी से पूछ लीजिए। सब मेरी गलती है। रिश्तों का मोह समझ ही ना पायो। जिस तरह मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता रहा वैसे ही मेरे माँ बाप मेरे बारे में सोचते रहे। देखो मासा, आप लोग यहाँ रुकोगे तो ये बीमारी सब में फैल जाएगी। वैसे भी गांव वाले सरपंच जी का दरवाजा खटखटाने वाले हैं और अंदर की बात तो ये है कि सारे रोगियों को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा, वरना कहीं ये बीमारी हम लोगों को ना लग जाए। और आप लोगों के लिए मैं इसे खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तू चिंता मत कर बेटा, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे कहीं दूर। दीदी, केशव के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने उसका ध्यान रखा होता तो वो मेरे साथ होता। सुंदर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर माजरा क्या है। पहले इतनी सारी जली हुई लाशें, फिर अचानक से सारी लाशें गायब, और अब वो केशव जिसने आकर हमें सब बताया था वो भी गायब है। सर गांव से भी कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है, पर गांव की कुछ ही दूरी पर एक फैक्ट्री है जहां पर गांव के अधिकतर लोग काम करते हैं और ये फैक्ट्री वहां के सरपंच की है। पर मैं जब उस फैक्ट्री में गया था तो वहां से बहुत बदबू आ रही थी। पता नहीं फैक्ट्री में क्या बनाया जा रहा था। शहर से इतनी दूरी पर फैक्ट्री का होना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने क्रॉस चेक किया है, सरपंच इस फैक्ट्री को गैर कानूनी ढंग से चला रहा है। सुंदर हमें इस फैक्ट्री की छानबीन करनी चाहिए। शायद जिन लोगों की मौत जलने की वजह से हुई वो इसी फैक्ट्री में काम करते हो और ये बीमारी उन्हें इस फैक्ट्री की वजह से ही हुई।
इसका पीछा करो। रुको। देखो अच्छी तरह। तुमने ये गैर कानूनी फैक्ट्री चलाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। ताला लगेगा तुम्हारी किस्मत पर और इस फैक्ट्री पर। गांव के सभी लोग तुम्हारी फैक्ट्री में काम करते थे, जिनमें केशव के माँ बाप भी शामिल थे। जाहिर सी बात है, अगर गांव छोड़ देने के बाद भी उनका तुमसे लेना देना है तो उनकी मौत की वजह में भी सिर्फ तुम्हारा ही लेना देना होगा। दरोगा साहब, जो मारो गांव है, मारे को यहां से लेके जाना इतना आसान ना है। आपको लेके तो जाएंगे ही सरपंच साहब, आज नहीं तो फिर कभी से। चलो। सुंदर, स्पेशल फोर्स के लिए एप्लीकेशन भेजो। इन सब मौतों के पीछे सरपंच का ही हाथ है, इसे अरेस्ट करना ही होगा। सर। साहब, ये सब मेरी वजह से हुआ साहब। मैंने उनको भेजा था, जिसके बाद ये सब। सर, गांव के ऊपर मैंने शुरू से ही सरपंच का दबदबा देखा है, पर वो इस हद तक गिर सकता है ऐसा लगा नहीं था। सर, आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? देखिए, हमारी पुलिस चौकी आपके गांव से 70 किलोमीटर दूर है और ये ज्यादा बड़ी पुलिस चौकी भी नहीं है। सरपंच के पास जितने लोग हैं उनसे निपटने के लिए हमें और जवानों की जरूरत होगी। हमने स्पेशल फोर्स की मांग की है, वो अप्रूव होते ही हम सरपंच को गांव के बीच से उठा के लाएंगे। और जब से सरपंच को पता चला है कि उसका फांडा फूट चुका है, उसने गांव के आसपास अपने लोग भी बढ़ा दिए। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। मरने वाले सभी लोगों को टीबी की बीमारी थी और उन सभी लोगों को जिंदा ही जला दिया गया था। क्या? जिंदा जला दिया? टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हिंदी में क्षय रोग भी कहते हैं। ये एक ऐसा रोग है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 12 लाख लोग टीबी से ग्रसित होते हैं और उनमें से मरने वालों का आंकड़ा हर साल लगभग 2.5 लाख के भी ऊपर जा चुका है। ऐसा नहीं है कि इस रोग का इलाज संभव नहीं है। इस रोग का इलाज भारत सरकार द्वारा मुफ्त में किया जाता है, लेकिन कई पिछड़े हुए क्षेत्रों के लोग इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाते। वजह सिर्फ एक ही है, शिक्षा की कमी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि जो 12 शव गांव से बरामद हुए थे, उन सभी को टीबी था और उन्हें बड़ी ही निष्ठुरता से भूखे रखने के बाद जला दिया गया था। पुलिस की तहकीकात का रुख अब एक फैक्ट्री की तरफ मुड़ गया था, जहां माधव के माता पिता काम करते थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वो उस फैक्ट्री में जाकर और जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे क्लू की तलाश में थे जिससे इन निर्मम हत्याओं के राज से पर्दा उठ सके। सर, क्या ये सरपंच इतना बड़ा नेक्सस अकेला हैंडल कर सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई तो जरूर है। ये सब तब पता लगेगा सुंदर, जब सरपंच हमारे हाथ लगेगा। सर, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया थोड़ा अजीब है, पर फोर्स आने के अप्रूवल से पहले ट्राई कर सकते हैं।
चलो सरपंच साहब और बैठ लिए ऐसी गाड़ी में। अब हमारी गाड़ी में बैठो। दरोगा, ये ठीक नहीं कर रहे तुम। अरे सब ठीक है, चल चल। दरोगा, भूल रहे तो ये हमारा इलाका है। भूल आप रहे सरपंच साहब, आपका इलाका पीछे रह गया। चलो अंदर, चल अंदर, चलो उठो। क्या नहीं है? चलो। अरे तुम जानते नहीं हो। एक तो तू गैर कानूनी फैक्ट्री चला रहा था, ऊपर से तेरे ही डंपिंग ग्राउंड में जली हुई लाशें मिलती हैं और मरने वाले सभी लोग तेरी ही फैक्ट्री में काम करते थे। क्या ये सब? हाँ मैं मानता हूँ वो फैक्ट्री मेरी है, वो लाशें मेरी जमीन पर मिली थी, लेकिन सब उन सबको महामारी थी। उनको महामारी नहीं थी, टीबी थी उन्हें, जो तेरी ही फैक्ट्री में काम करने की वजह से हुई। क्या ये सब मामला? सर, केशव का पता चल गया है। केशव, 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 उठाओ इसे सर। केशव, भाई साहब, मैं तो यहाँ माँ बापू से मिलने आया था। एक अरसे के बाद उनका चेहरा देखने वाला था, पर देखो ना ये क्या हो। अब तक पुलिस के हाथ जितने भी सुराग लगे थे वो किसी भी ठोस नतीजे तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थे, क्योंकि ये पूरा अपराध इतने योजनाबद्ध तरीके से हुआ था कि अपराध की जड़ और कारण दोनों से ही पुलिस अनजान थी। अब भी कई सवाल पुलिस के सामने खड़े थे। केशव के माता पिता समेत उन गांव वालों को किसने जिंदा जलाया था? गांव में महामारी क्यों फैली? और इस पूरी योजना का सूत्रधार और सरपंच का साझेदार कौन था? इन सारे सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी थे और इसी बीच केशव का पता चल गया और उसने जो बयान दिया उसने इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया। उस रात जब मैं फिर से माँ बापू को ढूंढने पहाड़ी पर गया तो वहां मुझे वो तांत्रिक मिला। उसने बताया कि उसने गांव वालों को नहीं मारा, और यही बात जब मैं सरला दीदी को बताने गया तो केशव, अरे रुक जा, रुक। ये तो तुरुप का इक्का है विनोद, इसे तो संभाल कर जिंदा रखते हैं। तुझे तो मैंने सबसे साफ सुथरा समझा था। ये क्या कहानी है? इतनी लंबी प्लानिंग, इतना बड़ा सेटअप। सर, 7 साल पहले जब मैं यहाँ आई तो मेरा एक ही मकसद था, इस गांव के पानी की समस्या हल करना और यहाँ के लोगों की भलाई करना। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे तू देवी का दूसरा रूप है। मुद्दे पर आ, कहानी मत सुना। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा इस गांव के आसपास कुछ भी नहीं है, और अगर चलती थी तो सिर्फ एक ही आदमी की, सरपंच की। हाँ, मैं एकदम सीरियस हूँ। इतना सब कुछ करके क्या मिल गया हमें? बस सरकार से एक मेडल। सरपंच से बात करके देखते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। तुम्हारा प्लान क्या है? ये ऐसी जगह है जहाँ किसी का कोई ध्यान नहीं। बस ये समझो कि राजस्थान के नक्शे में ये गांव है भी या नहीं, ये भी लोगों को पता नहीं। जरा सोचो, अगर यहाँ पे फैक्ट्री लगा दी जाए तो परमिशन की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी करो, कुछ भी बनाओ, और तो और मजदूर मुफ्त। लेकिन सरपंच हमें सब क्यों करने देगा? फायदा, पैसा, और कौन नहीं चाहता फायदा और पैसा। सरपंच जी, आप चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। दवा की फैक्ट्री है और गांव वालों को मुफ्त में दवा मिल जाएगी आपकी वजह से। मसीहा बनने का अच्छा मौका है, और ये ऐसा सौदा है जहां नुकसान कुछ भी नहीं, बस फायदा ही फायदा है। और भी कुछ फायदे हो सकते हैं, जरा इत्मीनान से मिलिए, समझाते हैं।
तो कल से फैक्ट्री के काम में हाथ लगा दे सरपंच जी। बिल्कुल बिल्कुल। हमें पता था कि फैक्ट्री में जो केमिकल हम यूज करने वाले हैं उससे गांव के लोग बीमार पड़ेंगे ही, इसलिए हमने फ्री में दवा बांटने का नाटक भी किया। गांव वालों को जो दवा हम बांटते थे उसमें पानी भरा होता था। ये बात हमने सरपंच को नहीं बताई थी। फैक्ट्री और बाकी का सब कुछ सरपंच के नाम पर चल रहा था। हमें शक तो था सरपंच की नीयत पर, और फिर तभी हम लोगों को इतने कम पैसे, बात तो 50-50 की हुई थी ना। अरे बात हुई थी, कोई लिख के तो नहीं दिया था ना। ये ठीक नहीं है। ठीक लगे तो कर, वरना तंबू बम्बू उखाड़ के गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। मैंने सोच लिया था कि इस गांव से सरपंच को उखाड़ फेंकूंगी। फैक्ट्री में धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे। उनकी बीमारी जब लोगों में फैलने लगी तो मैंने ही सरपंच से कहा कि उनको गांव से बाहर निकाल दें, ताकि फैक्ट्री में रात में भी काम करवा के उनसे से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। और फिर उस रात जब सरपंच ने बीमार गांव वालों को गांव से बाहर झोपड़ी में बंद कर दिया था, तो मैंने और विनोद ने मिलकर उन्हें जिंदा जला दिया, ताकि सारा इल्जाम सरपंच पर आए। अब देखती हूँ सरपंच को। झोपड़ा जलकर राख हो गया है और इन लाशों को उसकी जमीन पर फेंक कर आएंगे। उस दिन विनोद उन डेड बॉडीज को सरपंच की जमीन पर ठिकाने लगाने ही गया था कि वहां केशव आ गया। केशव के निकलते ही विनोद ने उन डेड बॉडीज को सरपंच के डंपिंग एरिया में डंप कर दिया, और केशव के आने से पहले ही विनोद वापस ऑफिस आ गया। हमने सोचा था इस मामले में सरपंच को फंसाकर पूरे गांव पर राज करेंगे, लेकिन सरपंच ने बड़ी चालाकी से सारे मामले को तांत्रिक की तरफ मोड़ दिया। केशव को क्यों गायब कर दिया था तुम लोगों ने? और कौन से लाशें उठ के बोलेंगी कि हमने उन्हें जलाया है। और रही बात सरपंच की, तो कानून को सबूत चाहिए जो वो दे नहीं सकता। केशव, अरे रुक जा, रुक। ये तो तुरुप का इक्का है विनोद, इसे तो संभाल कर जिंदा रखते हैं। जरा से पैसों के लालच में तुम लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, इतने सारे मासूम लोगों को बेरहमी से जिंदा जला दिया। इंसानियत को भी शर्म आएगी तुम लोगों पर। कोर्ट से मिलने वाली मौत की सजा बहुत कम है तुम लोगों के जुर्म के सामने। चलोगे? हाँ बैठिए ना। सिल्वी, सिल्वी, सिल्वी मेरी बात सुनो। सिल्वी, 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 ऑटो रोको। सिल्वी 1 मिनट मेरी बात सुनो। सिल्वी, कहाँ जा रही हो? Going away from you, जा रही हूँ तुमसे दूर। क्या बोल रही हो? मुझे छोड़ के? Why you don't understand? तुम समझते क्यों नहीं? It's better if I go. मेरा जाना जरूरी है। पर क्यों? We cannot stay together anymore. सिल्वी, इसका मतलब समझती हो? हमने साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। कहते हैं कि विवाह एक ऐसा संबंध है जो ऊपर से बनकर आता है और यहाँ नीचे दुनिया में निभाया जाता है। आज देश में अंतर धर्म अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर विदेश से आई हुई एक लड़की का एक साधारण ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ विवाह कुछ मायनों में नायाब था। यूक्रेन की सिल्वी डी कॉस्ट्रो और मुंबई के महेश पाल की शादी जितनी चौंका देने वाली है,
उसके पीछे छिपी कहानी उससे कहीं ज्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली है। साहब, कल से हमारा बेटा बहू दोनों गायब हैं। साहब, हमारे बेटे को खोज दीजिए। आपके बेटे और बहू का नाम? महेश नाम है और हमारी बहू का नाम सिल्वी। आपकी बहू विदेशी है? हाँ, विदेशी है। क्या काम करता है आपका बेटा? हमारा बेटा ऑटो चलाता है साहब। फोटो के पीछे ऑटो का नंबर लिखा है और मोबाइल नंबर भी लिखा है। ये विदेशी लड़की आपके बेटे को कब और कहाँ मिली? क्या बताएं साहब, एक दिन ब्याह कर ले आया घर पे। कहाँ से है आपकी बहू? किस मुल्क से? क्या नाम है? उक्रेन से है। साहब, वही उड़ा ले गई है हमारे बेटे को। हमारा बेटा उम्र में उसे छोटा है, न जाने क्या जादू कर दिया है उस पर। खोज दीजिए हमारे बेटे को साहब। घर में और कौन कौन है आप? बहुत छोटा परिवार है साहब, एक ठो बेटा है और एक बेटी है। सर, मेरे माँ बाप भाभी को पसंद नहीं करते हैं। भाभी बुरी नहीं है। अभी मेरी शादी के दिन हम उनकी ब्यूटी पार्लर में ही तैयार होने गए थे, वहीं उनसे हम पहली बार मिले। मधु, बाहर आ जा। ये अच्छी जगह लगती है, यहाँ चलते हैं। यस सर। सिल्वी जी से मिलना था। 1 सेकेंड। सिल्वी मैम। यस, चाहिए। प्लीज कम। मैं सिल्वी हूँ, आई एम द ओनर। हाउ कैन आई हेल्प यू? मैडम, महेश। और ये ना मेरी बहन है मधु। मैडम, आज इसकी शादी होने वाली है और घर में सब लोग आएंगे। इसको एकदम ऐसे सजाइएगा कि घर में सबके सब दिखते रह जाए। Don't worry. Would you like to have a seat? Chair, please. आप बैठिए। मैं बाहर जाता हूँ। Come back after an hour. Please come. तुम्हारा भाई ऑटो चलाता है? जी हाँ। I think he loves you a lot. बहुत देर से he is waiting for you. स्कूल और कॉलेज में भी ऐसे ही करता था। जब तक मेरा क्लास खत्म ना हो जाए बाहर ही खड़ा रहता था। आपको पता है, इसकी वजह से कोई मुझे आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। बहुत शर्मीला है मेरा भाई। देखिए ना, तभी तो शर्मा के बाहर भाग गया। He is really nice. बहुत अच्छा लड़का है। सर, भाभी को भैया का भोलापन बहुत पसंद आ गया। और भैया भी उनकी सुंदरता पे फिदा हो गए और उसके बाद वो मिलने जुलने लगे। सर, वो दिन उनकी जिंदगी के बहुत अच्छे दिन थे। शादी कब हुई उनकी? सर, 4 महीने पहले। और उसके बाद घर में झगड़े शुरू हो गए? सर, भाभी बहुत भली हैं। उन्होंने घर में एडजस्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनकी बस एक ही इच्छा थी सर, कि घर में सब उन्हें एक्सेप्ट कर लें और प्यार करें। आज तो खाना तो बड़ा दमदार और स्वादिष्ट बना। बनेगा क्यों नहीं पापा, आज खाना भाभी ने जो बनाया है। पर वो क्यों नहीं खा रही है? आप भी ना माँ, भाभी कभी भैया कहने से पहले खाना खाती हैं। फिलहाल आप जाइए, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे आपको। जी सर। नागरे सर, एक विदेशी लड़की एक ऑटो ड्राइवर से प्यार करे, उससे शादी करे, उसके साथ चौल में रहे, फिर एक दिन लड़के के साथ गायब। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने माँ बाप से छुटकारा पाने के लिए खुद ही गायब हो गए हो। दोनों के मोबाइल फोन्स भी तो स्विच ऑफ है। हो सकता है, लेकिन घर वालों के बयान में मतभेद है। मोहल्ले वालों से पूछताछ करते हैं। यस सर, चलो। ये सामने जो महेश पाल रहता है, जिसने एक विदेशी लड़की से शादी की है, उसके बारे में कुछ जानती हैं आप? वो जब शादी हुई थी ना, तब अम्मा ने, महेश की माँ ने बहुत ढिंढोरे पीटे थे। अरे रुको रुको रुको, अरे चंपा, अरे सुनीता, सुन ना, देख मेरी कितनी प्यारी बहू लाया है मेरा बेटा विदेश से। कितनी प्यारी है, कितनी गोरी है। और साहब, पिछले 2 महीने से रोज झगड़े होते थे उनके घर पर। झगड़े?
क्यों? क्या बोलूं साहब, आंटी ने तो जीना हराम करके रख दिया था अपने बेटे और फिरंगी बहू का। रुक, क्या कर रही है? हमारी इज्जत का तो ख्याल कर। चल जा अंदर। क्या हुआ माँ, तुम फिर से चिल्ला रही हो? धीरे धीरे सीख जाएगी, थोड़ा प्यार से समझा दो। दूसरे देश से आई, उसको हमारे तौर तरीके सीखने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तेरा ये प्यार व्यार का ड्रामा है ना, तो अपने पास रख। इस घर में रहना है ना, तो इस घर की मान और मर्यादा का ख्याल रख के रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम दोनों ना इस घर से जा सकते हो। मेरे को लगता है दोनों अपनी मर्जी से चले गए। साहब, हम लोग तो बहुत खुश थे कि हमारे घर में फिरंगी बहू आई। ये हमारी पत्नी पूरे चाल में हंगामा कर रही थी कि देखो हमारा बेटा फिरंगी बहू लेकर आया। और साहब एक बात बोलूं, हमें भी शक हुआ था कि हमारे ही बेटे को क्यों पसंद किया उस फिरंगन ने। साहब, हम ठहरे मामूली लोग, ये घर भी भाड़े का है। अपना पेट काट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बीए करवाया, पर कोनो ढंग का काम नहीं मिला, इसलिए महेश ऑटो चलाने लगा। साहब, हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन इज्जत है, और वो लड़की भला हो नया का जिसने हमारी आंखें खोल दी। साहब, महेश, इसके लिए छोड़ा था ना मुझे? क्या है ये? देख, खुद अपनी आंखों से देख, अपनी औकात बता रहा था, अब देख इसकी औकात। अरे धंधे वाली है ये, धंधे वाली। बहुत गोरी चमड़ी में मर रहा था ना तू, वो तो बिकाऊ है, अब रख अपने धंधे वाली को। हाँ। ये देखिए साहब, ये हमारी बहू है, देखिए। साहब हमें तो पहले शक था, लेकिन अब यकीन में बदल गया है। ब्यूटी पार्लर के नाम पर धंधा चलाती होगी। ये सब आप लोग अब बता रहे हैं, तब क्यों नहीं बताया जब थाने में रिपोर्ट लिखाने आए थे? ये मैगजीन तब क्यों नहीं दिखाई? साहब, हम लोगों के लिए इज्जत सबसे ज्यादा है। हमारी बहू धंधा करती है, इसमें उसका क्या जाता है? इज्जत तो हमारी उछाली जाएगी ना साहब। उल्टा आप लोग भी हम पर ही शक करेंगे। अब तो बस हमारा महेश जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा। हमारी बहू मिले ना मिले हमारी बला से। इन लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट या इस लड़की का पासपोर्ट है आप लोगों के पास? नहीं साहब, ब्याह तो उसने मंदिर में किया था, और पासपोर्ट तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। अच्छा, घर से कुछ गायब हुआ है? मतलब पैसा या जेवर वगैरह कुछ? सब हमारे घर में है का जो गायब हो। बस एक बेटा है जो। महेश को जब इसके बारे में पता चला तो उसने क्या किया? वो क्या करेगा साहब, उसकी आंखों में तो पर्दा पड़ा है ना। नागरे, इस एस्कॉर्ट सर्विस के नंबर का पता लगवाओ और ब्यूटी पार्लर की भी डिटेल निकलवाओ। हो सकता है ये लड़की किसी सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व थी, लड़के को पता चल गया और इसी बात को लेकर कोई कांड हो गया। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक पहेली नहीं बल्कि अपराध की एक गहराती गुत्थी थी, जिसे अगर जल्द ही ना सुलझाया गया तो ना जाने कितने और विचित्र परिणाम सामने आ सकते हैं। यहाँ पर एक विदेशी नागरिक का भी मसला था जो अगर तूल पकड़ लेता तो देश की छवि को दागदार कर सकता था, लेकिन पुलिस सच्चाई की तह तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। सर, वो एस्कॉर्ट सर्विस वाला नंबर अभी चालू नहीं है, पर जिस नाम से और जिस एड्रेस पर वो नंबर रजिस्टर्ड था वो डिटेल हमें मिल गया है। कोई विकी नारंग है, चेंबूर में रहता है। ये नंबर तुम्हारा है? नहीं साहब, ये मेरा नंबर नहीं है। तो फिर तुम्हारा नाम और एड्रेस पर रजिस्टर्ड कैसे है? ये नंबर? जी। सॉरी सर, लेकिन ये नंबर मेरा नहीं है। इस लड़की को जानते हो? कभी देखा है? नो सर, नेवर, कभी नहीं। क्या बात है विकी? इज ऑल ओके? सब ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? सर मैं TXL सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामर हूँ। कार्ड देना सर। सर ये वाशी में है।
पक्का इस लड़की को तुमने कभी नहीं देखा, नहीं जानते हो इसे? एब्सोल्युटली नॉट सर। और ये नंबर भी पता नहीं किसी ने मेरे एड्रेस पे कैसे ले लिया। थैंक्स। लगता है इस लड़के की फेक आईडी पे ये नंबर लिया गया है। इस नंबर की डिटेल्स निकालो, किस किस ने इसे फोन किया, कहां कहां से फोन आया, सब पता लगाओ। यस सर। अगर ये लड़की एस्कॉर्ट सर्विस चला रही है तो इसके ब्यूटी पार्लर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। सर सिल्वी के ब्यूटी पार्लर चलते हैं और स्टाफ से पूछताछ करते हैं। सर सिल्वी मैम बहुत अच्छी लड़की थी। एक बार एक लड़के ने इसको छेड़ा भी था तो मैम ने उसे बहुत डांटा था और हम लोगों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव थी सर मैम। Put you in the schedule and then just put it here, okay? Hello? 1 minute, I'll call you back. हेलो मैडम, थोड़ी मसाज कर दो। चाहिए मुझे तकलीफ हो रही है, मसाज। पुलिस तुम्हारी मसाज करेगी। Leave. Hut, go. इज्जत, रिस्पेक्ट और सम्मान, सर सभी चीजों का वो बहुत ख्याल रखती थी। सर आप ही बताइए कि वो धंधे का काम कैसे कर सकती हैं? किसी ने बहुत ही घटिया मजाक किया है। थैंक्स। सर मैंने सबका बैकग्राउंड चेक करवाया, ना ही ये ब्यूटी पार्लर और ना ही इस पार्लर में कोई भी लड़की इस धंधे में शामिल है। सब क्लीन है। नागरे, सिल्वी की फोटो को मीडिया में रिलीज करो। वैसे मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि महेश की किसी से दुश्मनी थी और ये लड़की उसकी चपेट में आ गई। हालांकि उसके माँ बाप ने तो हमें कुछ नहीं बताया। वो बताएंगे नहीं, हमें पता करना होगा। सर एक अहम सुराग हाथ लगा है। महेश के पिता के दोस्त बब्बन राव यानी कि नेहा के पिता ने कुछ ही दिनों पहले महेश को कुछ गुंडों के हाथों पिटवाया था और तो और नेहा ने भी सिल्वी को सरेआम मारा था। अपना लड़की नेहा का दोस्ती हुआ महेश के साथ, कुछ नहीं करता था वो। अपना इधर 25 ऑटो चलता है, मैंने महेश को एक ऑटो दिया, सोचा अच्छा लड़का है, अपना लड़की का लगन कराएगा उसका साथ, खुश रहेगी अपनी लड़की। बस अब क्या फायदा, उसने लगन किया एक फिरंगन के साथ। हाँ साहब, मैंने पिटवाया उसको। मार मार याला नहीं चर्बी आली ना याला दाखो तो तुला। साहब बाद में मेरा गुस्सा ठंडा हो गया सर। गुस्सा ठंडा हो गया या अपना बदला पूरा करने के लिए महेश को ठंडा कर दिया? लड़की के साथ क्या किया? सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मारे मैं साहब, उस फिरंगन को बीच चौराहे पे मारा। वो देख के मुझे इतना गुस्सा आया। महेश ने मुझे उसके लिए धोखा दिया, उसके लिए मुझे छोड़ दिया साहब। साले गोरे थोड़ी दिखा के छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दे। महेश, तूने इस गोरी चमड़ी की वजह से मुझे छोड़ा, मुझे नहीं छोड़ूंगी। प्यार करता हूँ उससे। आज के बाद दोबारा हाथ मत उठा देना। और अब क्या कर सकते हैं साहब, शादी हो गई है उसकी। देखा मैंने, बहुत खुश थे दोनों। जो हो गया सो हो गया, पंगा काय को करने का साहब। अब क्या छुपा रहा है? साहब ये मामला तो बहुत पुराना है, तब जब हुआ था तब सेटल हो गया था, ऐसा हमको लगा। अब क्या पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है। बब्बन राव उसके बाद हमको कभी मिला नहीं। फिरंगी मैडम, अरे बाबा साहब, मी आता पेपर मध्ये बघितले रे साहब, वो गोरी शेट्टी मैम है ना, फिरंगी मैम। बैठ बैठ, क्या हुआ? गोरी मैम कहीं देखा था? हाँ 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 साहब, 5 दिन पहले वो मेरे रिक्शा में बैठ के गई थी साहब, और मेरे को बोली कि मेरे को बस डिपो जाने का है, और वहां पर उसके पास छोटा सा बैग था बस। फिर जैसे मैं बाबूवाड़ी से बाहर निकला ना, एक रिक्शा मेरे को ओवरटेक किया। उसमें से एक रिक्शा ड्राइवर बाहर निकला और उस गोरी चेट्टी मैम के साथ में मजबूत चालू हो गया दोनों का। वो रिक्शा ड्राइवर की बीवी निकली, वो फिरंगी मैम साहब। हाँ बात क्या हुई वो बता। वो फिरंगी मैम रिक्शा वाले के साथ उसके घर जाने को तैयार नहीं थी साहब। फिर परेशान होकर रिक्शा वाले ने अपने बाप को फोन लगाया। बाबूजी, अभी जो हुआ सो हुआ। अब माँ को लेके गोरेगांव वेस्ट साईं बाबा मंदिर रोड पे पहुंच गए। मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं, माँ को आना ही होगा। हाँ, मैं और सिल्वी साथ में हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये ले भाई, तू निकल। वो रिक्शा वाला मेरे को रिक्शा का भाड़ा दिया और उस फिरंगी मैम को अपने ऑटो में लेके निकल गया साहब।
अब मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा। हर रोज एक नई बात निकल के सामने आती है। तुम लोग अपने बेटा बहू से मिले थे ना जिस दिन वो लोग घर छोड़ के गए? मिले थे। पहले क्यों नहीं बताया? सब आप हम पर शक करते इसके लिए। किस बात का शक करते? साहब, सिल्वी उस रोज अपना सामान समेटकर घर छोड़कर चली गई। हमने भी सोचा कि भला टली, पर रास्ते में महेश मिल गया उसे। एक बात साफ कर देता हूँ, शादी की है मैंने इससे, ये पत्नी है मेरी, और इसकी पिछली जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। सुन लो। और उन कागज के टुकड़ों को कचरे के डिब्बे में जाकर फेंक दो। और अगर ये हमारे साथ नहीं रह सकती है तो उस घर में मैं भी नहीं रहूंगा। बड़ा असर हो रहा है तुझ पर इसकी गोरी चमड़ी का। हाँ, इस बाजारू लड़की के लिए तू हम दोनों को छोड़ेगा? माँ, बहू है तुम्हारी, सभा संभाल के बात करो। अरे साले तुम्हारी जबान कितनी चढ़ गई है? बहुत ज्यादा बोल रहा है। अरे आगे बात कर। आपसे बात करें ना, आपसे बात करें। Wait. I lost my own parents, but I got them back in you. क्या बता रही है? I know I'm not up to your expectations, but believe me, Mom, Dad, I'm going away to keep you all happy. आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूँ। माँ, बाबूजी, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, और अगर ये वहाँ नहीं रह सकती तो फिर मेरा भी होने का कोई मतलब नहीं है। अब वो सब छोड़ो और घर वापस चलो। अभी आप लोग जाओ, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं, और वो बैग भी लेते जाना। वो लोग वहीं रह गए सर, लौटकर वापस नहीं है। फोन भी बंद कर दिया उन्होंने। सब एक बात बोल, जरूर उस सिल्वी ने ये कांड करवाया है। अब तो बस हमरा महेश जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा। एक बात सुन लो कान खोल के तुम लोग, अगर अब भी कोई बात छुपा रहे हो ना, तुम्हारा बुढ़ापा सलाखों के पीछे कटेगा। सर, आपको लगता है ये पति पत्नी हमसे कुछ छिपा रहे हैं? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि उस दिन मंदिर वाले रोड पर झगड़े के दौरान ही कोई कांड हुआ होगा। हाथापाई तो हुई थी, और वो अब भी आदत के मुताबिक कुछ छुपा रहा है। हाँ बोल, क्या? कहाँ? नागरे, लगता है सिल्वी मिल गई। हटिए यहां से। एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। सिल्वी मिल गई, यानी उसकी लाश। तुम सब ने मिलकर सिल्वी को मार डाला, और अब तुम्हारा बेटा महेश फरार है। साहब, सब आपको लाश समंदर के किनारे मिली। हम अपने बेटे से मिलने के लिए गोरेगांव के पास साईं मंदिर वाले रोड पर गए। तो साहब, हम अपना बेटे और बहू से मिलकर वापस आ गए थे 8 बजे। आप चाहो तो चाल वालों से पूछ सकते हो। नागरे सर, वेरीफाई करो। यस सर। पुलिस की तहकीकात में कई सुराग सामने आए थे, यहां तक कि सिल्वी की लाश मिलने के बाद एकाएक सिल्वी भी आरोपी से विक्टिम बन गई थी। सुराग की कड़ियों में कहीं एक कड़ी थी जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी थी। महेश, कोई एक तथ्य था जिसका पता पुलिस को इस मसले का हल दिला सकता था। सर, मोहल्ले के लोगों से कंफर्म किया है कि उस रात 8 बजे महेश के माता पिता दोनों घर पे ही थे। सर, सिल्वी के बारे में एक और बड़ा सुराग मिला है। यूक्रेनियन एम्बेसी से रिपोर्ट आई है कि यह विजिट इंडिया में सिल्वी का 3रा विजिट था। मधु से फोन पे कंफर्म करो। यस सर। हेलो मधु, सब इंस्पेक्टर नाग। जी सर, बोलिए। अच्छा, क्या तुम बता सकती हो कि सिल्वी का इंडिया में ये 3रा विजिट था? 3रा? नहीं सर, हमसे तो कहा था कि वो पहली बार यहाँ आई है। सर, मुझे तो लगता है सिल्वी सबसे बहुत बड़ी बात छुपा रही थी। इंडिया के 3 चक्कर लगा चुकी थी, खबर सिर्फ एक की। नागरे, 2 यूनिट बनाओ, पता करो ये लड़की इंडिया में कितनी बार आई, क्या किया, कहाँ गई, किससे मिली और कहाँ रही। यस सर। सर, कोई खबर?
सर अपने दूसरे ट्रिप दिसंबर 2014 में सिल्वी ने एक शादी और की थी। उसके बाद उसने परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई भी कर दिया था। मतलब सिल्वी भारतीय नागरिकता लेना चाहती थी। सर अभी तो साल भर भी नहीं गुजरा, उसने चेंबूर फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन दायर किया था। मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर और परमानेंट रेसिडेंसी एप्लीकेशन में हस्बैंड का नाम विकी नारंग दिया हुआ है। सर स्कॉट सर्विस के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। सर इसमें बहुत सारे नाम हैं, ये देखिए सारे मर्दों के नाम, विनीत, मनोज, अनवर, संजय। सर दिसंबर 2014 से मार्च 2015 तक इस नंबर पे बहुत सारे कॉल्स आए थे। विकी नारंग, ये मोबाइल नंबर और एस्कॉट सर्विस, इनमें क्या कनेक्शन है ये पता लगाना होगा। और इन नामों में से जो सबसे ज्यादा फोन किया करते थे इन सबको भी उठाओ तुरंत। और विक्की नारंग, इसकी भी प्रोग्रामिंग करनी होगी, आईटी प्रोग्राम है। नंबर डायल किया साहब, चेंबूर के किसी फ्लैट में रहती थी साहब, एक भी अच्छी लगी थी साहब, उसने पैसे भी लिए साहब। ये लड़की थी और कौन था साथ में? एक आदमी से फोन पे बात होती थी पर कभी उसे देखा नहीं, पैसे भी वो लड़की कलेक्ट करती थी। सर ये लड़की वाकई एस्कॉर्ट सर्विस की आड़ में देह व्यापार कर रही थी और फोन पे बात करने वाला वो मर्द विक्की ही हो सकता। कल सुबह ऑफिस के लिए निकले पर अब तक घर नहीं आए वो। क्या आप विक्की को शादी से पहले से जानती हैं? जी मैंने पूछा, अपने पति को शादी से पहले से जानती थी आप? वो एक्चुअली हमारी अरेंज मैरिज थी। जून 2015 में हमारे पेरेंट्स ने ये शादी अरेंज करवाई थी। पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, ये विक्की आईटी सेक्टर में ही काम करता है या कोई बिजनेस भी है इसका? बिजनेस का तो पता नहीं, पर वो 6-7 साल से आईटी में ही काम कर रहे हैं, मुझे तो यही पता है। सर विक्की के ऑफिस में पता किया, वो कल ऑफिस नहीं आया था और आज अभी तक नहीं आया। क्या ऑफिस में नहीं है? पर मुझे तो बोल कर गए थे कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आपके कोई रिश्तेदार वगैरह कोई है आसपास? पेरेंट्स रहते हैं पुणे में। बुला लीजिए, अगर विकी के बारे में हमें कुछ पता लगता है तो हमको बताएंगे। आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है। अजीब बात है, अगर ये आईटी सेक्टर में काम करता था तो इस लड़की सिल्वी से कहाँ मिला होगा? इसकी बैकग्राउंड चेक करो, ऑफिस में कलीग्स वगैरह से बात करो। वाइफ को कुछ नहीं मालूम, पर हो सकता है किसी को कुछ पता हो। हर थाने में इसके बारे में अलर्ट जारी करो, इसके घर पे नजर भी रखो। यस सर। विदेशी नागरिक सिल्वी की हत्या के बाद पुलिस 2 थियरीज पर काम कर रही थी। या तो गायब हुआ महेश सिल्वी का कातिल है, या सिल्वी से जुड़े संगीन हालात में किसी ने उसकी भी जान ले ली है। सर अपने नेटवर्क से महेश के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली है और विकी के ऑफिस कॉलीग से भी बात हुई है सर। 1-2 का कहना है कि विकी को एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था। कुछ एक टीवी सीरियल्स में उसने छोटा मोटा रोल भी किया था। ये सब या तो वो पार्ट टाइम करता था, नहीं तो ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने एक्टिंग मॉडलिंग का शौक पूरा करता था। तो नागरे, ये हो सकता है कि सिल्वी की उससे मुलाकात मीडिया की दुनिया में ही हुई होगी। सर यूक्रेन एम्बेसी से सिल्वी के वीजा की एक फोटोकॉपी मिली है सर, जब वो पहली बार इंडिया आए थे जून 2014 में। वर्क वीजा पर आई थी। ये अनूप मेहरा ने रेकमेंड किया था। क्यूबी प्रोडक्शन के रेकमेंडेशन लेटर पर इसको वीजा मिला था, एड्रेस भी है। चलो नागरे, पता करते हैं। सिल्वी डिकॉस्टो, नाम सुना है? जानते हो उसको? यस सर, 2014 ये लड़की मुझसे एक चैट रूम में टकराई थी। यूक्रेन से थी, उसे काम की जरूरत थी तो मैंने उसे यहाँ बुला दिया। वर्क वीजा पे? जी। मैंने उसको अपने 2 एड्स में भी काम दिलाया था। उसके बाद खबर मिली कि उसकी शादी हो गई है किसी विक्की नारंग के नाम के आदमी से। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ मुझे क्या पता। वो जब तक यहाँ पे थी 6 महीने वी वर इन टच। उसके बाद ना ही कभी मेरी उससे मुलाकात हुई और ना ही कभी उसने मुझे कांटेक्ट किया। अच्छा, ये 6 महीने वो तुम्हारे साथ ही रही? नहीं सर, मुझे नहीं पता कहाँ थी। नागरे, पता लगाओ कि ये लड़की 6 महीने तक रही कहाँ थी, क्या क्या और असाइनमेंट किए, और हाँ, उस विक्की का कुछ पता चला?
आइए सर, मेरा क्या एसोसिएट। बैठो। बोलिए। सर, अनूप मेहरा जी ने उन 6 महीनों में 16 एड फिल्म बनाए, लेकिन सिल्वी को सिर्फ एक ही एड फिल्म में काम दिया। ये सिल्वी रहती कहाँ थी? सर, अब रहेगी कहाँ? अनूप मेहरा जी के साथ रहती थी। सर, सिल्वी का मुंबई में कोई उनके सिवा था भी नहीं। अनूप मेहरा जी उसकी मदद करते थे, उसे अपने साथ रखते थे और काफी एक्सप्लॉइट भी किया। ये मेहरा पुलिस के साथ होशियारी कर रहा है। चलो गेहूं गया तेला। यस सर। प्यार हो गया था मेरे को उससे सर, साथ में रहने लगे थे, पर फिर विकी मिल गया उसको, चली गई उसके साथ, शादी कर ली। तूने शादी क्यों नहीं की? सर मैं कैसे रोकता उसे सर? तूने उसे जाने दिया, नजर नहीं रखी लड़की पर? नहीं सर, कोई कांटेक्ट नहीं रखा सर। सर ये रहे तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स, विकी, सिल्वी और मेहरा के। उन 6 महीनों के बाद भी ये सब लोग एक दूसरे के साथ टच में थे, कॉल्स आई और गई। और सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर वो विकी है सर, उसने किया होगा सर। विकी एक स्ट्रगलिंग एक्टर था सर, एक नंबर का कमीना। और तू एक नंबर का शरीफ। सच सच बोल, नहीं तो तेरी सारी शराबत निकाल दो। सर सिल्वी ने शादी की थी विकी से, तो फिर 6 महीने बाद वापस मेरे पास आ गई। सिल्वी? Used me. He put me into prostitution. शादी तो बस बहाना था. Put me in frustrate. I was in escort service. Every day he used to go 2 to 4 people and beat me when I refused. Please help me. I have no one to speak. सिल्वी, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? सर सिल्वी की हालत देख के रहा नहीं गया मुझसे सर। मैं कुछ लोंडों को ले गया और ठो डाला मैंने विकी को। सिल्वी तेरे को डिवोर्स पेपर्स भेजेगी, हाँ? डिवोर्स पेपर्स साइन कर देना, समझे? नहीं तो यही उस खम्भे से लटका दूंगा तुझे, समझे? चलो। सर वो लड़की तो विकी से भी कमी नहीं निकली सर। ये सब होने के बावजूद भी मैं उससे शादी करने को तैयार था। वो 2 महीने मेरे घर पे रही सर, लेकिन एक दिन मेरे अलमारी से 12 लाख रुपए कैश लेके भागी वो। कब की बात है ये? सर 21 जून 2015। उस दिन से परेशान हूं सर, ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। सर हो सकता है महेश को सिल्वी की देह व्यापार की सच्चाई पता चल गया हो और उसने सिल्वी को मार दिया हो। महेश से शादी भी इसने 8 महीने बाद की, जनवरी 2016। और ये मेरा बोल रहा था कि सिल्वी उसके पैसे लेके भागी। कहीं ये ब्यूटी पार्लर भी सिल्वी ने उसके पैसे से तो नहीं बनाया? सर ये ब्यूटी पार्लर तो सिल्वी ने अपने किसी जान पहचान वाले से ब्याज पे पैसे लेकर खोला था, 9 लाख रुपए। इसका मतलब ये मेरा झूठ बोल रहा? हाँ बोल, क्या? किधर ले गया उसको? यहाँ लड़की को धंधे पे लगाया, बहुत शराफत का नकाब लगा के घूमता है। सर तो मैं और क्या करता, मेरी एक्टिंग वगैरह कुछ नहीं चल रही थी, इसलिए लड़की की कमाई खाने लगा। दूसरे मुल्क से लड़कियां इस देश में बड़े भरोसे के साथ आती हैं और तुझ जैसे हैवान उन्हें नोच लेते हैं। सर वो फिरंगन सिल्वी अनूप मेहरा के पास चली गई थी और फिर उसके आदमी ने मुझे बहुत मारा, इसलिए सर मैंने सिल्वी को तलाक दे दिया और ये एक्टिंग लाइन भी छोड़ दी। सब छोड़ छाड़ के सर मैं अपनी IT फील्ड में वापस चला गया था। वो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करवा दी, बस इतना ही जानता हूँ सर मैं। ये तो तेरी कहानी के पन्ने हुए, सिल्वी की किताब खोल। सर आज से कुछ 6 दिन पहले मैंने सिल्वी को 16 तारीख को गोरेगांव के आसपास देखा था सर। हेलो
क्यों मेरा फोटो देखी? मेरा बहुत तलाक कराने चला था ना। तेरी वाली फिरंगन ना ही तेरी रही और ना मेरी। सर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। दूर क्षितिज तक फैला समंदर कितना हसीन लगता है, शांत, गंभीर, सौम्य। लेकिन अगर नजदीक से देखा जाए तो उफनती लहरें नजर आती हैं। सिल्वी का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। एक खूबसूरत, हसीन, सौम्य चेहरे के पीछे कितना कुछ तूफानी गुजरा था। मेहरा के कारण वो इस देश में आई, विक्की ने शादी का झांसा दिया और फिर वो वहां से भाग निकली। इस अनोखी कहानी में सिल्वी कभी आरोपी तो कभी पीड़ित के लिबास में नजर आई, पर इतना तो तय था कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ था। कौन था वो जिसने उसके साथ अन्याय किया और मौत की सजा भी मुकर्रर कर दी? विक्की मिल गया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। सर मैंने पहले ही कहा था सर। एक बार फिर से बोल, सच सच बोल और आखिरी बार बोल। जल्दी बोल, नहीं तो तेरी हड्डियों से कबूल करवाऊंगा। बोल। सर विकी के ताने सुन के मैं आग बगल हो गया था सर। सिल्वी का नशा होता नहीं था सर, मुझे सिल्वी चाहिए थी। मैंने उसका एड्रेस पता करवाया, फिर How are you, Mrs. Mahesh? शादी की 3rd इनिंग्स मुबारक। तो अरे कैसा लग रहा है इस बार ऑटो वाले से शादी करके? तुम्हारी औकात भी वही है। You used me for your lust. Vicky was worse. He not only used me but sold me too. But Mahesh, he respects up. Despite knowing all the facts about me, he does. तुमसे लाख बेहतर है वो ऑटो वाला। He's a real man. तो फिर एक काम करते हैं, महेश के पेरेंट्स को और इस सारे मोहल्ले वाले तुम्हारा पूरा पास्ट, सारा का सारा कच्चा चिट्टा खोल के बता देते। अरे सुनो तो सही, तुम जानती नहीं हो इन इंडियंस को इज्जत के लिए मरते हैं। वो है ना तुम्हारा रियल मैन, सर उठा के जी नहीं पाएगा बेचारा। वो यही कहीं रहता है ना। दूर रहो तुम मेरी लाइफ से। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, समझी? तू ना सुन, मुझे खुश रख और मैं तेरे खुशियों का इंतजाम सब कर दूंगा। शाम को हम समुद्र पे मिला करते थे ना, वही बीच पे, वहां आ जाना, ठीक है? आई हैव माई आईज ऑन यू। शाम को बीच पे। हट जाइए यहाँ से, हटिए प्लीज। एक सेकंड देखने दीजिए, हटिए। सर मैं डेस्परेट हो गया था सर, नशा सर पे चढ़ गया था सर। मैं वहां वक्त से पहले पहुंच गया। सिल्वी के साथ महेश भी आया हुआ था। My past is haunting me. अनूप मेरा वो आदमी है जिसने मुझे एक्सप्लॉइट किया है। आज वो है, कल कोई और होगा। Now he's blackmailing me. He wants me to join him again. I can't go back to my country. But one good news. मैं माँ बनने वाली हूँ। इस आखिरी अरमान के साथ मैं जिंदगी काट लूंगी। यू ममा, मी पापा।
हर हाल में तुम्हारा साथ निभाने की कसम खाई है मैंने, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम चलो। कंग्रेचुलेशंस, प्रेग्नेंट? हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। जब चाहूं जहां चाहूं इसे मेरे पास ले आना। एनी टाइम एनी प्लेस, गॉट इट? साले, पराये देश से अपने देश में आई हुई बेबस लड़कियों का फायदा उठाता है तू। कूल बॉय कूल। एक फिरंगी के लिए हम आपस में लड़ रहे हैं यार। मिल बांट के खाते हैं ना। यू सम मी सम, गुड फ्रेंड्स ब्रो। चल हट। कम ऑन बेबी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन बेबी। सिल्वी को जाने दे, उसका तुझसे कुछ भी लेना देना नहीं। क्यों बे साले, तू भी उसकी दलाली खाना चाहता है क्या? You killed him. I'll call the cops. दोनों मर चुके थे। हवस की आग में आदमी इस हद तक गिर सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। हम किसी भी जाति, धर्म या देश से क्यों ना हो, लेकिन इंसान की मौलिक संवेदना एक सी होती है। वो देश और काल के परे होती है। यूक्रेन की सिल्वी डी कोस्टा के मासूम सपने किसी भारतीय लड़की से अलग नहीं थे। वो कुछ बनना चाहती थी, अपनी गरीबी, अपनी बदहाली से ऊपर उठना चाहती थी। पर अफसोस के उसके सपनों पर कुछ प्रेत आ बसे। खुदगर्जी, वासना और वहशियत के प्रेत। पहले मेहरा और फिर विक्की ने सिल्वी के सपनों और उसकी अस्मिता को कुचल कर रख दिया। मुंबई की एक सेशन कोर्ट द्वारा विक्की को देह व्यापार और साजिश और मेहरा को कत्ल, साजिश और दुष्कर्म के प्रयास के लिए सजा दी गई है। हमारे विदेशी पर्यटक और प्रवासी न सिर्फ हमारे आदर और सत्कार के भागी हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा और उनके यकीन की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, अपनी इज्जत करते हैं, तो अतिथि देवो भवा को सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का हिस्सा बनाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।